हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 से लेके चैप्टर 7 तक के जो भी डेरिवेशन है। और आई होप कि आपने पहली जो वीडियो मेरी आई थी फर्स्ट टू फोर्थ चैप्टर वाले सारे डेरिवेशन की वो आपने अच्छे से कवर कर लिया होगी। उसके हर डेरिवेशन आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे बेटा देखो यहाँ पे लिखा है पहला नंबर क्वेश्चन में, ये 5th चैप्टर का डेरिवेशन है। A small compass needle of magnetic moment m and moment of inertia I is free to oscillate in a magnetic field B। एक हमारे पास कंपास निडल है जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई है। उसे आपने मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया है। इट इज स्लाइटली डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड देन रिलीज। उसे आपने हल्का सा डिस्टर्ब करके छोड़ दिया। शो दैट इट्स एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपको प्रूफ करना है कि वो जो निडल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है और उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। देखो बेटा पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है कि एक ऐसा मोशन जो मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो होता है, मतलब कि मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, मतलब आपकी मीन पोजीशन से आगे जाएगी निडल और पीछे जाएगी ना। इसकी कंडीशन होती है कि यदि आपका एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो तो वी कैन सी द मोशन इज सेड टू बी सिंपल हार्मोनिक। ये आप दिमाग में रखेंगे अच्छे से कि जो एक्सीलरेशन है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट का। यदि हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो एक्सीलरेशन आ जाएगा बेटा कौन से वाला, एंगुलर एक्सीलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ये लीनियर मोशन के लिए है, ये आपका एंगुलर मोशन के लिए है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये बोल रहा है कि आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये बेटा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये बी मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास। क्या किया है, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक नीडल डाल रखी है इसने ना। नीडल को थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ये नीडल डाली हुई है ऐसे, ये मान लो बेटा नॉर्थ है, इधर वाला हिस्सा साउथ है। अब ये बोल रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखी हुई है ऐसे, इसे हल्का सा डिस्टर्ब कर दिया गया है। इन्होंने क्या काम करा, इसको नीडल को, ये अब ऐसे हो गई है, थोड़ा सा डाइवर्ट होगी, यहाँ से यहाँ आ गई और ये वाला हिस्सा यहाँ चला गया। तो आपको प्रूफ करना है कि ये क्या करता है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है ना। देखो बेटा आपको मैंने पहले बताया सिंपल हार्मोनिक की कंडीशन क्या होती है। आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा कि जैसे ही हम निडल को मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क काम करता है जिसकी वैल्यू होती है एम बी साइन थीटा। यहाँ पे ये काम करता है रिस्टोरिंग टॉर्क की तरीके से कि जो उसको वापस अपनी पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। जहाँ पे एम क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है, बी बेटा मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा होता है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। सपोज दैट इफ जो थीटा है दैट इज वेरी स्मॉल ना, हमने उसको हल्का सा डिस्टर्ब किया स्लाइटली, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइटली डिस्टर्ब किया उसको, तो थीटा की वैल्यू क्या है, बहुत छोटी है। और आपको पता होगा कि बेटा थीटा यदि छोटा होता है तो जो साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू होती है वो एग्जैक्टली नियर अबाउट होती है किसके, थीटा के ना। तो यहाँ पे मैं टॉर्क की जगह पर जो हमारे पास टॉर्क था दैट इज एम बी साइन थीटा है, थीटा को रिप्लेस करके हम क्या कर देंगे, थीटा रख देंगे। यहाँ पे साइन थीटा हटा के हमने क्या कर दिया, थीटा रख दिया यहाँ पे ना। तो मेरे पास टॉर्क की वैल्यू आ गई टॉ इज इक्वल टू माइनस का एम बी साइन थीटा, सॉरी थीटा आ गया हमारे पास यहाँ पे ना। अब आपने 11th क्लास में एक टॉर्क का रिलेशन पढ़ा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ। ये थोड़ा सा कंसेप्ट 11th क्लास का है, फ्रॉम 11th। क्या कि बेटा टॉर्क होता है आई इंटू एल्फा। आई होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एल्फा होता है आपका एंगुलर एक्सीलरेशन। यदि मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं तो मेरे पास एक रिलेशन आता है आई एल्फा इक्वल टू माइनस का एम बी। यदि मैं यहाँ से एल्फा निकाल लेता हूँ बेटा, यहाँ पे साथ में थीटा भी है, तो एल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का एम बी अपॉन में आई, और यहाँ आ गया बच्चे थीटा। अब देखो जरा यहाँ पे जो ये माइनस के साथ में लिखा हुआ है एम बी अपॉन में आई। एम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, अब बी मैग्नेटिक फील्ड है आपका, आई बेटा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। दीज आर कांस्टेंट वैल्यू ना, ये आपका कांस्टेंट है। तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि जो अल्फा आया आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस ऑफ थीटा के। और अल्फा क्या होता है बच्चे, अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन होती है कि जो अल्फा होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। इट मींस क्या है, इट मींस इट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ तक तो हमारा ये प्रूफ हो गया कि भाई वो क्या करती है बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है निडल, यदि आप उसे आप मैग्नेटिक फील्ड में पुटअप कर रहे हैं तो। सेकंड पार्ट है इसमें, फाइंड इट्स एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ना। देखो बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई बाई ओमेगा। ये कहाँ से आया, ओमेगा होता है बच्चे 2 पाई बाई टी, तो यहाँ से हम टी निकाल लेते हैं, टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। अब ओमेगा क्या निकलेगा हमारा, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी,
या इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोल देते हैं। तो अब ओमेगा निकलेगा बेटा, देखो यहाँ से ना, ये भी थोड़ा सा 11th क्लास का हल्का सा यहाँ पे यूज है। देखो जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सप्रेशन होता है, जब हम प्रूफ करते हैं तो वो आता है बेटा माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, दैट इज द कंडीशन फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट तो होना ही चाहिए, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। और जो ओमेगा स्क्वायर है दैट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी ना। अभी देखो यदि इन दोनों इक्वेशन की कंपेयर की जाए तो मेरे पास ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला मिलेगा एम बी अपॉन में आई। तो यहाँ से बेटा ओमेगा निकाल सकते हैं इजिली, एम बी अपॉन में आई का स्क्वायर रूट हो जाएगा। इस ओमेगा को उठा के यहाँ पे रख दो टाइम पीरियड वाले फॉर्मूले में, तो 2 पाई अपॉन में ओमेगा आ गया बच्चे एम बी अपॉन में आई का स्क्वायर रूट। ये उल्टा हो जाएगा तो मेरे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, 2 पाई रूट आई अपॉन एम बी। ये मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया टाइम पीरियड का, कि जो टाइम पीरियड आएगा यहाँ पे वो आ गया ट्वाइस पाई रूट आई अपॉन एम बी। ये यहाँ तक इसका आंसर है क्वेश्चन का, ठीक है। इस चैप्टर नंबर 5 में केवल 3 डेरिवेशन है और तीनों आप अच्छे से कर लो, मोस्ट प्रोबेबली चांस रहता है कि बेटा एक डेरिवेशन पक्का पेपर में आएगी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, प्रूव दैट म्यू इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एल। देखो म्यू क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट होती है बेटा रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वाले केस में। कई बार क्वेश्चन में ये आता है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, या कई बार डायरेक्ट लिख देता है कि प्रूव करो कि म्यू इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2m इंटू एल होता है। ई होता है आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एम होता है इलेक्ट्रॉन का मास, और बेटा एल होता है आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो देखो हमें मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है बेसिकली ना। ये आपका इलेक्ट्रॉन का पाथ बना देता हूँ, मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, ये आर सेपरेशन पे इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है, ठीक है, वी स्पीड से इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं मूव कर रहा है। यदि मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं, मान लेते हैं वो ओमेगा है। डन। अब थोड़ा क्वेश्चन को बढ़ाते हैं आगे। आंसर आपको पता है मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होती है। देखो बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है जिसे हम बेसिकली एम से लिखते हैं, लेकिन इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले केस में हम इसे म्यू से डिनोट करते हैं। ये होता है आई इंटू ए। आई होता है जितना भी करंट फ्लो कर रहा है मल्टीप्लाई बाई एरिया। यदि यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स होती है आपकी तो n से मैं मल्टीप्लाई कर देता। तो बेसिकली म्यू का फॉर्मूला होता है बेटा I इंटू ए। आई हो गया हमारा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। ये हमारा इसका एरिया, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस का ई अपॉन में टी आ गया हमारे पास, ये आ गया बेटा 2 पाई आर स्क्वायर। थोड़ा इसको और आगे बढ़ा दो, माइनस का ई अपॉन टी क्या होता है, अभी मैंने पीछे बताया था टी इक्वल टू होता है बच्चे 2 पाई बाई ओमेगा। यदि मैं यहाँ पे इसे रखूं तो 2 पाई बाई ओमेगा घूम के ऊपर चला जाएगा। यहाँ क्या है 2, ये 2 कौन से आया, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई से पाई कट गया बेटा, तो हमारे पास आ गया माइनस का ई ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला आया अब तक का, वो मेरे पास फॉर्मूला आया माइनस का ई ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यदि मैं इसे इन टर्म्स ऑफ v की फॉर्म में निकालूं, v इक्वल टू होता है आर ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्या है आपकी एंगुलर वेलोसिटी, v आपकी लीनियर वेलोसिटी होता है। तो यहाँ से ओमेगा निकाल लेते हैं, तो बेटा दिस विल बी ओमेगा इक्वल टू v अपॉन आर आ गया, यहाँ पुट अप कर दो इसको, तो माइनस का e v अपॉन आर, यहाँ बच्चे आर स्क्वायर है, नीचे 2 है आपका, एक आर से आर कट जाएगा। तो फाइनली जो मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला आया वो बन गया बेटा माइनस का ई वी आर बाई 2। कई बार 2 मार्क्स में यहाँ तक पूछता है, लेकिन यहाँ इसने एंगुलर मोमेंटम को इंक्लूड कर रखा है, तो थोड़ा सा हमें इसे और आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस रिलेशन को हम एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में निकालेंगे। देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये होता है बेटा आर क्रॉस पी, या विच इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा, या आर पी साइन थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर एम वी साइन थीटा। थीटा क्या है, वेलोसिटी और आर के बीच का एंगल। देखो बेटा यहाँ पे देखो वेलोसिटी आपकी इधर है, टेंजेंट है, और रेडियस आपके अंदर है, तो इट मींस क्या है, एट ईच पॉइंट दिस विल बी 90 डिग्री, तो साइन 91 होता है। तो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया आर एम वी। अब जो ये एल आया और जो ये म्यू है, दोनों को आपस में डिवाइड मार दो, आपका रिलेशन ड्राइव हो जाएगा। देखो बेटा म्यू अपॉन एल कर देते हैं, म्यू क्या है हमारे पास माइनस का ई वी आर अपॉन 2, मल्टीप्लाई कर देते हैं उल्टा इसको, आर ऊपर चला जाए 1 अपॉन आर एम वी, आर से आर कट गया, वी से वी कट गया, तो बेटा मेरे पास आ गया माइनस का ई अपॉन ट्वाइस ऑफ एम। तो जो ये फाइनली ड्राइव करवा रहा था फॉर्मूला वो आ चुका है हमारे पास, माइनस का ई अपॉन 2m इंटू एल।
ये डेरिवेशन मोस्ट प्रोबेबली आने का चांस है 2023 के पेपर में, या आपका जो अभी प्री बोर्ड होने वाला है या फिर जो आपके पेपर होने वाले हैं ना, उनमें ये आने का चांस है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो इसे अच्छे से आप कर लेना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, डेरिवेशन जो है, रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। आपको रिलेशन बताना है परमिबिलिटी के बीच में और ससेप्टिबिलिटी के बीच में। देखो बेटा, डायरेक्ट रिलेशन पे ना जाइए, इसमें हम ना क्या करेंगे, इसमें कुछ कुछ टर्म्स को समझेंगे पहले हम, तभी आप क्वेश्चन ये अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, देखो जैसे कुछ टर्म्स होते हैं। पहला टर्म है बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। एक टर्म होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और बेटा एक टर्म होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आप तीन टर्म समझ लीजिए, काम बन जाएगा आपका। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फिर आपको डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि रटने से फायदा नहीं है। ठीक है चलो बेटा देखो, पहले देखो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली इंटेंसिटी का मतलब होता है कि भाई जैसे आपके पास मान लो एक कॉइल है, ये आपकी सोलेनोइड है एक ना, आपको पता है इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो बनता है बेटा म्यू नोट एन आई। म्यू नोट क्या होता है, ये परमेबिलिटी होती है वैक्यूम के लिए, नोट लगा रखा है। ठीक है, एन आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, करंट आई है जो यहाँ से वायर में फ्लो कर रहा है। तो इसने पूछा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको बेटा एस से डिनोट करते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या, मतलब उसकी सामर्थ्य कितनी है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो बेसिकली दो ही फैक्टर पे डिपेंडेंट होता है, कि आपका एक तो जो ये H है ना, उसे बोलते हैं हम ये N इंटू आई, कि यदि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा बेटा, और I बढ़ा देंगे तो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो पहले तो आप ये टर्म ध्यान रखेंगे कि जो H होता है वो होता है N इंटू आई, जिसे बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, जिसे हम कैपिटल N से डिनोट कर रहे हैं, M से। ये होता है कि भाई किसी भी आपने मटेरियल में, जैसे मान लो मेरे पास यही है, यहाँ समझते हैं इसको, कि मेरे पास जो है ये आपका सोलेनोइड है या एक कॉइल है हमारे पास, ये इसमें आई करंट फ्लो कर रहा था। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है वो बना है बेटा वैक्यूम वाला म्यू नोट एन आई। यदि मैं क्या काम करता हूँ, इसमें मैंने एक मैग्नेटिक मटेरियल डाल दिया। मैग्नेटिक मटेरियल मतलब आपको मैंने बता रखा पहले ही, वो तीन तरह के होते हैं, डाई, पैरा और फेरो। मान लेते हैं मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर आई एम करंट फ्लो कर रहा है। आई एम का मतलब है करंट इन मटेरियल ना। तो जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, जिसे हम लिख देते हैं बी एम ऑलरेडी ना, क्योंकि इस मेटेरियल में ऑलरेडी करंट चल रहा है, जिसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नोट एन आई एम। तो यहाँ पे इतना फील्ड बना हुआ है। जैसे ही मैं इसको एक बाहर वाले, इसमें सोलेनोइड वाले मैग्नेटिक फील्ड में पुटअप करता हूँ, तो अब ये कितनी जल्दी मैग्नेटाइज हो रहा है उसको ना, तो उसकी सामर्थ्य को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको हम बेसिकली एम से डिनोट करते हैं। यदि मैं यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड देखूं, तो बेटा नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना बन जाएगा, कि जो आपका बी नोट है प्लस आपका बी एम, जो आपका वैक्यूम वाला जो बना हुआ था ऑलरेडी यहाँ पे, प्लस जो आपका मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। बात कर रहे थे हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की। तो बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल वाला आता है हमारे पास, वो आता है म्यू नोट आई एम इंटू एन। तो जो ये टर्म लिखा है ना पीछे, इसे बोलते हैं एम, की इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कि जो मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंडेंट है, एन इंटू आई एम। इस एम को बोलेंगे हम क्या, एन इंटू आई एम। और जैसे आपने यहाँ पुटअप किया तो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड इतना बन गया। अभी आगे बढ़ाएंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पहले ही समझ लेते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है। इसको बेटा चाई से डिनोट करते हैं, चाई एम लिख देते हैं इसको ना। ये क्या होता है कि भाई किसी भी मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी, मतलब ससेप्ट करने की एबिलिटी ना, कि वो कितनी जल्दी दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे ही मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड में एक मटेरियल को पुटअप किया, तो ये कितनी जल्दी उसको एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, मैंने यहाँ पे डाईमैग्नेटिक मटेरियल डाल दिया, सपोज करो, जो मैंने लिखा है ना एम, दैट इज द डाईमैग्नेटिक मटेरियल। अब आपको पता है बेटा डाईमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी तो माइनस में होती है, ये तो हाईली अपोज करता है। तो ये क्या काम करेगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड में बड़ा होले होले, बड़ा धीरे धीरे से इसके मैग्नेटाइज होगा ये ना। यदि मैं पैरा डालता हूँ तो मॉडरेट होता है, थोड़ा सा तेज होगा एज कम्पेयर टू डाई के। लेकिन यदि मैं यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पुटअप करता हूँ, तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि ये बहुत जल्दी इस कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में एब्जॉर्ब हो जाता है। उसे बोलते हैं बेटा ससेप्टिबिलिटी, कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में डालने के बाद वो कॉइल जो है कितनी जल्दी उसके मैग्नेटिक फील्ड को ससेप्ट करती है। ससेप्ट, एबिलिटी टू ससेप्ट करना, उसे बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसे मैथमेटिकली कैसे डिनोट करते हैं,
चाई एम से लिखते हैं। ये क्या होता है? ये होता है बेटा एम और एच का रेशो, एम अपॉन एच। एम क्या था अभी मैंने आपको बताया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और एच क्या है बेटा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके रेशो को बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। यदि मैं यहाँ से एम निकाल लेता हूँ तो दिस विल बी एच टाइम्स चाई एम। ये फॉर्मूला मेरे पास आ गया। अभी चलो इस डेरिवेशन के ऊपर कि जो ये डेरिवेशन करवा रहा था यहाँ पे, ठीक है। देखो इतने से इससे में आ जाएगा, ज्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं है, लेकिन आपको ये टर्म समझाने बहुत जरूरी थे, क्योंकि बेटा यदि ये टर्म समझ में नहीं आते तो आप बोलते कि ये क्या से क्या हो गया, समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो डेरिवेशन में बेटा प्रूफ करवा रहा है कि भाई जो रिलेटिव परमिबिलिटी है वो आपको प्रूफ करनी है कि 1 प्लस चाई एम होता है। यहाँ से इसका प्रूफ है। आपके पास ये मटेरियल था ही, इस मटेरियल के सॉरी ये आपका सोलेनोइड था ये आपके पास, तो बेटा इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था कितना, म्यू नॉट एन आई। आपने जो मटेरियल पुटअप किया उसके अंदर बेटा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था म्यू नॉट एन आई एम, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये डायग्राम यहाँ पे आपको बनाना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड आफ्टर पुटिंग मैग्नेटिक मटेरियल वी गेट बी इजकल टू, आ गया बेटा हमारे पास बी नॉट प्लस बी एम। बी नॉट की वैल्यू आपको पता है म्यू नॉट एन आई, प्लस बी एम की वैल्यू बच्चे होती है म्यू नॉट एन आई एम। अब मैंने आपको पीछे बताया अभी म्यू नॉट एन आई होता है बेटा एच, और ये होता है म्यू नॉट एम। आगे चलते हैं, म्यू नॉट कॉमन ले लेते हैं, ये बन गया बेटा एच प्लस एम। ये हमारे पास बी आ गया, थोड़ा आगे बढ़ा दो इसको और, सो बी इजकल टू आ गया म्यू नॉट एच प्लस एम। एम की जगह हम ये डाल देते हैं इन टर्म्स ऑफ चाई वाला, दिस विल बी एच इंटू चाई एम। यहाँ से बच्चे एच कॉमन आ जाएगा, म्यू नॉट एच 1 प्लस चाई एम। इधर क्या है, बी है हमारे पास, तो बी अपॉन एच लिख लेते हैं। इधर एच नीचे चला गया, म्यू नॉट यहाँ बच गया 1 प्लस चाई एम। बी अपॉन एच क्या होता है बेटा, ये होता है म्यू आपका, ठीक है। ये बन गया म्यू नॉट इंटू 1 प्लस चाई एम, और ये आ गया बेटा म्यू अपॉन म्यू नॉट इजकल टू 1 प्लस चाई एम। अब म्यू अपॉन म्यू नॉट क्या होता है, एक रेशियो होता है रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम व्हिच इज कॉल्ड रिलेटिव परमिबिलिटी, ये म्यू आर होता है। तो बेटा डेरिवेशन हो गया हमारे पास म्यू आर इजकल टू 1 प्लस चाई। ये इतना सा डेरिवेशन था, आपको एग्जाम में इतना ही करना है, लेकिन कई आपको ये चीजें पहले वाली जो मैंने बताई है वो आपको पता होना चाहिए। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केवल 5th चैप्टर में ये 3 डेरिवेशंस थे आपको जो होनी चाहिए ना। 6th चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ का मतलब होता है कि जब आप किसी भी कॉइल के एरिया में चेंज करते हैं तो जो उसकी वजह से वहां पे ईएमएफ जनरेट होता है, बेसिकली हमें वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो देखो मान लेते हैं हमारे पास बेटा एक मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है मेरे पास, क्रॉस वाला है, इसका मतलब है कि भाई ये आपका इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में मान लो एक कॉइल पड़ी हुई है, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर तार पड़ा हुआ है जिसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी डी, ठीक है। ये आपका रेक्टेंगुलर तार है हमारे पास यहाँ पे, इसकी लेंथ मान लेते हैं बेटा एल है, और इसकी ब्रेड्थ मान लेते हैं ये क्या है आपकी एक्स है। ये बी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। इस कॉइल का एरिया आपको दिख रहा होगा एल इंटू एक्स है। मैंने क्या काम करा बेटा, इस वायर, ये जो वायर है ना ए बी ए डी, ये एज ए पिस्टन की तरह बिहेव कर रही है, मतलब ये मूवेबल है, इसे आप अंदर या बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये मान लो वी स्पीड से बाहर इसे आप पुटअप कर रहे हैं, बाहर खींच रहे हैं इसको ना, तो सपोज करो आपने इसे थोड़ा सा खींचा तो इसकी पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट आई, इसमें हल्का सा जो है ये डी एक्स सेपरेशन बाहर की तरफ आ गया। जरूरी नहीं है कि आप इसे आउटवर्ड खींचे, आप इसे इनवर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके एरिया में चेंज आया, तो बेटा जो एरिया में चेंज होने की वजह से ईएमएफ जनरेट होता है उसे बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। वो ये पूछ रहा है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, वो कैलकुलेट करें। तो देखो बच्चों, इनिशियली यदि मैं बात करूं, इनिशियली फ्लक्स कितना है, इनिशियली मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं, तो इसे मैं लिख देता हूं बेटा फाई आई। फ्लक्स होता है बेटा बी इंटू ए, और ए क्या है इनिशियली एल इंटू एक्स है, तो बी इंटू एल एक्स। यदि मैं आफ्टर स्ट्रेचिंग देखूं कि यदि मैंने इसे बाहर खींच लिया तो बेटा फाइनली मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी फील्ड लिख दिया मैंने यहाँ पे, फ्लक्स, फाइनली आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आ गया, फाई एफ ले लेते हैं इसको, तो ये तो बी इंटू ए ही आएगा, लेकिन इस बार एरिया चेंज हो गया आपका। एरिया क्या हो गया, एल इंटू एक्स हो गया बेटा हमारे पास एक्स प्लस डी एक्स। तो ये हमारे पास फ्लक्स आ गया फाइनल वाला बी एल एक्स प्लस बी एल डी एक्स, दैट इज फाइनल फ्लक्स।
तो भाई फ्लक्स में चेंज आया, फ्लक्स आपका इतना आया फाइनली वाला बेटा, इनिशियल वाला ये रहा। अब चेंज इन फ्लक्स कितना आ गया वो निकाल लेते हैं। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इसे हम नाम दे देते हैं डेल फाई या डी फाई लिख देते हैं, कोई बात नहीं। चेंज क्या आएगा बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल की वैल्यू ये रही हमारे पास बी एल एक्स प्लस बी एल डी एक्स, माइनस के साथ बी एल एक्स, ये बेटा कैंसिल आउट हो गया। तो जो फ्लक्स में चेंज आया हमारे पास वो बन गया बी एल डी एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू फेराडे, फेराडे क्या बोलता है कि भाई जब जब फ्लक्स में चेंज आएगा बच्चे तब तब ईएमएफ कॉइल के अंदर जनरेट होगा। तो यहाँ पे ईएमएफ का फॉर्मूला होता है आपका डी फाई बाई डी टी। यदि मैं डी फाई की वैल्यू यहाँ पुटअप करूँ तो दिस विल बी बी एल डी एक्स अपॉन डी टी। बेटा डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, वेलोसिटी, क्योंकि ये क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। दिस विल बी माइनस का बी एल वी। ये आ गया आपका बेटा ईएमएफ जनरेट जो भी कॉइल के अंदर हुआ है जब आपने उसे बाहर की तरफ पुटअप किया तो खींचा आपने ना, इसी ईएमएफ को बोलते हैं बच्चे मोशनल ईएमएफ। तो ये 2 नंबर में डेरिवेशन आती है, ज्यादा बड़ी डेरिवेशन नहीं है लेकिन बहुत आसान से डेरिवेशन है, 2 मार्क्स में ही आती है, तो इसलिए आप अच्छे से तैयार कर लेना। कई बार आगे जाके ना यहाँ पे थोड़ी सी चीजें और पूछता है कि बेटा देखो यहाँ पे मोशनल ईएमएफ आपका ये आ गया ना, आप पूछेगा कि किसमें करंट कितना जनरेट हुआ। देखो करंट क्या होता है बेटा, करंट होता है V अपॉन R। मान लेते हैं कि कोयल का जो रेजिस्टेंस है, जो आपकी ये तार है, एडी तार है, मान लो इसका रेजिस्टेंस कितना है, R है। तो V हमारे पास क्या है, वोल्टेज है जो ईएमएफ जनरेट हुआ है, दैट इज E। तो E की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे आप, BL V अपॉन R। तो इतना आपका करंट जनरेट हुआ है, ठीक है। यदि पूछता है करंट की डायरेक्शन निकालो तो बेटा इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करेंगे, जो कि मैंने एक अलग से इसकी वीडियो बना रखी है, उसे आप वहां जाके इसमें देख सकते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है डिफाइन द टर्म सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड, obtain the expression for the magnetic energy stored in an inductor of the self inductance L to build up the current I through it। ये बोल रहा है कि पहली बात तो सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करो। देखो बेटा सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, सेल्फ इंड्यूस होना, कि भाई कोयल के अंदर, खुद की कोयल के अंदर अपने आप ही ईएमएफ का इंड्यूस होना, उसे बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। देखो जैसे मान लो बेटा मेरे पास एक कोयल है ये ना, ठीक है, ये आपने की लगा रखी है यहाँ पे, ये आपके पास बैटरी है। अब देखो जैसे मैं की क्लोज करता हूँ, आप एक बात बताओ मेरे को, क्या एकदम से करंट की वैल्यू पीक पहुंच जाएगी, नहीं पहुंचेगी, क्योंकि आपको पता है यार जो बेटा बैटरी है उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है, मान लेते हैं 3 एम्पियर करंट ना, ठीक है। तो आप क्या देखते हैं कि भाई एकदम से 0 से लेके 3 एम्पियर तक करंट नहीं पहुंचेगा, 0 से लेके 1 2 फिर 3, तो कुछ टाइम तो लगेगा ना, पड़ी वो माइक्रो मिली पिको नैनो जितना भी टाइम लगे सेकंड्स में, लेकिन टाइम कुछ कंज्यूम होगा। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जब यहाँ से 0 से लेके 1 एम्पीयर तक करंट चला, जैसे कि क्लोज की तो करंट बढ़ना शुरू हुआ, तो यहाँ पे मान लो 2 लाइंस जा रही है आपकी ना। तो यार यदि यहाँ मैग्नेटिक, क्योंकि देखो करंट बढ़ने से क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बढ़ना इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना। तो वो कोयल क्या करेगी, वो इस कोयल को यहाँ टच करेगा, तो 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है, जैसे ही आपकी करंट बढ़ा 2 एम्पियर हुआ तो मान लेते हैं 4 लाइंस अंदर गई, फिर 2 से बेटा 3 एम्पियर हुआ तो यहाँ मान लो 8 लाइंस अंदर हो गई ना। तो आप क्या देख रहे हैं, इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। और अकॉर्डिंग टू फेराडे क्या होता है कि जब जब फ्लक्स में चेंज आता है बच्चे तब तब वो क्या करेगी, कोयल उसका अपोज करेगी और अपने अंदर एक ईएमएफ जनरेट करेगी। इसी फिनोमिना को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, कि जब भी किसी कोयल के अंदर चेंजिंग करंट पास होगा तब तब कोयल उसका अपोज करेगी और अपने अंदर एक ईएमएफ जनरेट करती है। दिस फिनोमेना इज सेड टू बी सेल्फ इंडक्टेंस। इसे आप लिख सकते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस इज अ फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग करंट या ईएमएफ इन अ कोयल इटसेल्फ। ये टर्म बेटा बहुत जरूरी है डालना, इटसेल्फ, व्हेन ए चेंजिंग करंट पासिंग थ्रू इट, व्हेन ए चेंजिंग करंट पासिंग थ्रू इट, कि जब कोयल में चेंजिंग करंट पास होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसमें एक ईएमएफ जनरेट होता है। दिस फिनोमेना इज सेड टू बी सेल्फ इंडक्टेंस। इस क्वेश्चन में पूछा गया था बच्चे कि भाई जो आपका सेल्फ, जो एनर्जी होती है इंडक्टर के अंदर स्टोर्ड ना, उसकी वैल्यू कितनी है। देखो बेटा
ये हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस है आपका एक, ये मतलब एक कॉइल है आपके पास, इसमें आपने बैटरी लगा रखी, मान लो इसका सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट क्या है, एल है, ठीक है। अब यहाँ ये बैटरी है, मैक्सिमम वी वोल्ट की बैटरी है, ये आपने की लगा रखी है। जैसे यहाँ से आई करंट फ्लो करता है तो आप देखते हैं कि कॉइल उसका अपोज करेगी, कॉइल उसका यदि अपोज कर रही है तो ऑटोमेटिकली अपने अंदर एक ईएमएफ जनरेट करती है ना। तो एज वी नो, जब कॉइल उसका अपोज करती है तो वहां पे एक ईएमएफ जनरेट होता है जिसको बोलते हैं बेटा बैक ईएमएफ। तो जो यहाँ बैक ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू आती है बच्चे माइनस का एल डी आई बाई डी टी। ये आप याद कर लेंगे क्योंकि आप ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, आप डेरिवेशन कर रहे हैं। तो एल इज इक्वल टू माइनस का एल डी आई बाई डी टी। जब जब करंट में चेंज आएगा टाइम के साथ तब तब ईएमएफ जो है जनरेट होगा, ठीक है। इतना हमारा बैक ईएमएफ आता है। माइनस साइन केवल और केवल बेटा क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है आपको ना। जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हम नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे। अगली बात देखो, जब यहाँ से अब थोड़ा थोड़ा करंट जाना शुरू हुआ, डी आई करंट चला बेटा आपका, और छोटे छोटे टाइम इंटरवल डी टी में गया ना, तो स्मॉल वर्क डन, अभी हम यहाँ पे स्मॉल वर्क डन निकल लिख लेते हैं, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू फॉर ए स्मॉल टाइम इंटरवल, स्मॉल टाइम डी टी। बेटा देखो वर्क क्या होता है, वर्क होता है पावर इनटू टाइम। थोड़ा सा इसको बढ़ाया जाए आगे तो पावर क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट होता है इनटू dt। और वोल्टेज कौन सी बेटा, जो यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ई इंटू आई डी टी। और ई की वैल्यू आपको लिखी है मैंने पहले से, दैट इज एल डी आई बाई डी टी। ये बच्चे आई है और यहाँ पे dt है, इसे हटा दो यहाँ से, तो क्या बन गया बेटा एल आई डी आई। तो मेरे पास जो वर्क का फॉर्मूला आया कि मेरे को कितना वर्क करना पड़ेगा जब इसमें हल्का सा करंट डी आई पास होगा, तो कितना वर्क, मतलब वर्क बोले तो एक तरह से एनर्जी, और एनर्जी तो फाइंड आउट करनी है हमें। तो ये हमारे पास वर्क डन आया थोड़ा सा, कि जब आपकी कोयल के अंदर जो है डी आई थोड़ा थोड़ा करंट पास हुआ, लेकिन बेटा आपको मैक्सिमम करंट कितना भेजना है, आई। आपकी जैसे आप की क्लोज कर रहे हैं आपका करंट जाएगा 0 से लेके आई तक ना। तो यदि मैं इसमें टोटल वर्क निकालता हूँ तो आपको बताया एक स्मॉल वर्क डन आ जाता है, तो टोटल निकालना है तो वी कैन इंटीग्रेट। तो छोटे से वाले का आपने इंटीग्रेट कर दिया, कहां से कहां, 0 टू आई। तो बेटा इसको इंटीग्रेशन में लिख लेते हैं एल आई डी आई, 0 टू आई। एल यहाँ से बाहर आ गया, आई का इंटीग्रेशन क्या होता है, आई स्क्वायर बाई 2। तो बेटा मेरे पास वर्क आ गया सीधा, यहाँ लिमिट्स लगाएंगे लेकिन लिमिट 0 टू आई है तो बेसिकली पूरा आई बन जाएगा। तो ये बन गया हाफ एल आई स्क्वायर। तो इतना वर्क करना पड़ेगा। और बेटा दिस वर्क डन स्टोर्ड एज एनर्जी। तो वी कैन सी कि जो एनर्जी ऑफ द इंडक्टर है वो होती है हाफ एल आई स्क्वायर। कई बार मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था वो, इसमें केवल एनर्जी पूछी गई है। कई बार यहाँ से बेटा पूछ लेता है कि एनर्जी डेंसिटी निकालो। तो एनर्जी डेंसिटी में क्या होता है कि एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है बेटा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यहीं पे मैं इसे कर देता हूँ, एनर्जी डेंसिटी, इसे स्मॉल यू से लिखते हैं, ये होता है बेटा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी हमारे पास आ चुकी है पहली, कितनी आई एनर्जी, ये हाफ एल आई स्क्वायर डिवाइड बाई वॉल्यूम क्या है, मान लो उसका एरिया एल है और इसकी पूरी कोयल की लेंथ क्या है बेटा, एल है, एरिया ए है और कोयल की लेंथ क्या है, एल है। थोड़ा इसको आगे बढ़ा लेते हैं, तो जो स्मॉल यू आएगा एनर्जी डेंसिटी आपकी वो आ जाएगी बेटा हाफ ऑफ एल की वैल्यू पुटअप कर दो, एल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस, तो इसकी वैल्यू होती है बेटा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, ठीक है। आई क्या होता है हमारे पास, आई को आप मैग्नेटिक फील्ड में निकाल लेते हैं, बी इक्वल टू होता है बच्चे म्यू नॉट एन आई। यदि मैं यहाँ से आई कैलकुलेट करूं, दिस विल बी बी अपॉन म्यू नॉट एन। आई को यहाँ पुटअप कर दो, आई स्क्वायर है तो दिस विल बी बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। ए एल नीचे है ही बेटा, यहाँ पे ए एल से एल कट गया, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया, तो जो मेरे पास फाइनली म्यू बचेगा एनर्जी डेंसिटी वो बचती है बेटा बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। कई बार 3 मार्क्स में यहाँ तक पूछ लेता है, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था वो बात अलग है, लेकिन मे भी आने का चांस है। तो आप जहां जहां मैं केवल बातें कर रहा हूँ ना, तो वहां पे आप स्क्रीनशॉट ले सकता है इसका आसानी से, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड S1 and S2 wound one over another, each of the lengths L and radius R1 and R2 and number of turns N1 and N2 given है per unit length के हिसाब से। find the current I when a current I is set up in the other coil S2। अब ये बोल रहा है कि यदि आपके पास ना एक सोलेनोइड है, देखो इसका आंसर यहाँ देखते हैं बेटा, आपके पास दो कोएक्सियल सोलेनोइड है, मान लेते हैं कि कोएक्सियल का मतलब होता है कि एक दूसरे की एक्सिस सेम है,
सपोज करो ये आपका एक सोलेनोइड मैंने बना दिया, ठीक है, इसे कॉइल नंबर 1 दे देते हैं नाम ना। दूसरा सोलेनोइड क्या है, दोनों की एक्सिस सेम है, तो उसका एरिया हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ये मैं ऐसे बना देता हूँ कि ऐसे दोनों की एक्सिस सेम है, जो करंट पास हो रहा है ये ऐसे है बेटा, ठीक है। इसमें मान लो मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ये आपकी कॉइल नंबर 2 हो गई ना। दोनों की जो एक्सिस है वो क्या है बेटा, सेम है, सही है। अब आगे बढ़ो, एक की रेडियस इसने R1 लिखी है, मान लो एक का एरिया A1 है बच्चे, दूसरे का एरिया क्या है, A2 है। आगे पूछा है N1 नंबर ऑफ टर्न्स, मान लो पहले वाली कोयल में है, दूसरे वाली में बेटा क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। तो आप इसे यहाँ पे लिख लेंगे कि N1 क्या है, मान लो कोयल की लेंथ बच्चे क्या है, L है, तो N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ के हिसाब से N1 नंबर ऑफ टर्न्स है, और N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। ये फर्स्ट कॉइल की बात है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंड कॉइल पर यूनिट लेंथ के हिसाब से कितनी है, N2 है। आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, हर डेरिवेशन को आप अपनी अपनी कॉपी में लिखिए और उसे बार बार रिपीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको, जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाली है आपकी 1 to 4 चैप्टर वाली, और जो मेरी ये वीडियो है बेटा 5, 6 और 7 वाली, इससे बाहर एक भी डेरिवेशन आपके पेपर में नहीं आएगा, ये 100% सत्य है, ठीक है। चलो बेटा देखो, अब यदि मैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकालू नंबर पहली कॉइल के अंदर, तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएगी, पर यूनिट लेंथ में बेटा कितनी है, N1 है, और लेंथ कितनी है, L है, दिस विल बी N1 इंटू L। यदि मैं N2 में निकालूं दूसरी कॉइल का टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, दिस विल बी N2 इंटू L। तो मेरे पास ये चिट्ठा आ गया यहाँ तक, नंबर ऑफ टर्न्स इन फर्स्ट कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकंड कॉइल। अभी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, हमें निकालना था म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखो बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, पहले हल्का सा उस पर बात कर लो अपना। जैसे मेरे पास एक कॉइल है यहाँ पे ना, ये मेरे पास दूसरी कॉइल रखी है और थोड़ा ये पास रखी हुई है, यहाँ पे मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया बेसिकली ना, ठीक है। तो बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है कि यदि मैं इस कॉइल में करंट पास कराता हूँ, तो आपको पता है इसमें चेंजिंग करंट पास हो रहा है, तो ये कॉइल उसका अपोज करी, ऑटोमेटिकली अपने अंदर एक सेल्फ इंडक्टेंस इंड्यूस करेगी, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। वो एक सिंगल कॉइल के अंदर था कि जब भी कॉइल में करंट पास हो रहा है चेंजिंग, कॉइल उसका अपोज करेगी और ऑटोमेटिकली क्या है, अपने अंदर एक करंट जनरेट करेगी, ठीक है, या ईएमएफ जनरेट करेगी ना। उस फिनोमेना को बोलते हैं बेटा सेल्फ इंडक्टेंस। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट पास हुआ, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो दूसरी कॉइल को टच करती है, तो जब यहाँ फ्लक्स में चेंज आता है, ऑटोमेटिकली सेकेंडरी कॉइल में भी फ्लक्स में चेंज आता है। तो यहाँ टाइम के साथ फ्लक्स में चेंज आने की वजह से क्या होता है, कॉइल उसका अपोज करती है, तो यहाँ पर भी बेटा करंट इंड्यूस होता है। इस फिनोमेना को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है कि वेन एवर वी flow a changing current in the primary coil, that's why we get a induced EMF in the secondary coil ना, इसे बोलते हैं बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस। ध्यान रखना, देखो सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब है कि यदि एक सिंगल कोयल में ऑटोमेटिकली करंट इंड्यूस हो रहा है, जब आप उसमें एक चेंजिंग करंट पास कराते हैं तो उसे बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, एक सिंगल कोयल के अंदर। म्यूचुअल क्या होता है बेटा, एक कोयल में आपने करंट फ्लो कराया चेंजिंग वाला, दूसरी कोयल में ईएमएफ जनरेट होता है उसकी वजह से ना, उसे बोलते हैं बच्चे म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ पे वो जो इसका आंसर है वो यही बोल रहा है कि आपने एक कोयल मान लेते हैं, इसमें आपने I1 करंट फ्लो कराया पहली कोयल में ना, तो आपको ये बताना है कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस दूसरी कोयल में इंड्यूस हुआ उसका एक्सप्रेशन निकालना है मैथमेटिकली ना। देखो बेटा I1 कोयल करंट चलाया आपने पहली कोयल में, तो ऑटोमेटिकली पहली कोयल में मैग्नेटिक फील्ड बना, तो इसका डायरेक्शन लिख लेते हैं फटाफट से, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कोयल 1, दिस विल बी B1 मान लेते हैं इसे। B1 क्या हो जाएगा बेटा, म्यू नोट N1 I1। ये आपको मैंने पहले बता रखा है कि सोलेनोइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, म्यू नोट N1 I1, ठीक है, पर यूनिट टर्न। अब इस मैग्नेटिक फील्ड ने दूसरी वाली जो रेड वाली मैंने बना रखी है, इसकी एज के एरिया को टच किया, तो यहाँ पे फ्लक्स इंड्यूस हुआ, तो बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द coil 2, लिंक विद coil 2 ड्यू टू फर्स्ट, तो बेटा यहाँ आ गया फ्लक्स कितना इंड्यूस हुआ, फाई 2, क्योंकि दूसरी कॉइल में इंड्यूस हो रहा है। और किस फाई क्या होता है, बी इंटू ए होता है, बी कौन सा है बेटा, B1 एरिया ऑफ द कॉइल जो A2 वाला है, ठीक है। इसे हम बाद में यहाँ रिप्लेस कर देंगे पाई R2 से, ठीक है, R2 स्क्वायर, क्योंकि वहां पे क्या है कॉइल का एरिया रेडियस लिखिए R2 है R1 ना, फिलहाल हम एरिया मान लेते हैं ऐसे A2। तो बेटा ये हो गया म्यू नोट N1 I1 इंटू A2, ये फ्लक्स आ गया हमारे पास फाई 2। ये कौन सा फ्लक्स आया, ये बेटा आया पर यूनिट टर्न के हिसाब से,
कि हमने कॉइल नंबर 1 में करंट चलाया था, दूसरी कॉइल के जो पर यूनिट टर्न में कितना फ्लक्स इंड्यूस हुआ है, कितना फ्लक्स लिंक हुआ है, वो ये आ गया। हमें टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं फटाफट से। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल 2, दिस विल बी आपका फाई 2। तो ये तो पर यूनिट टर्न्स के हिसाब से एक के आया था बेटा। अब टोटल टर्न्स कितनी है सेकंड कॉइल में, मैंने पीछे लिखा हुआ है कैपिटल N2 है, तो एक यूनिट टर्न में इतना है, दो जितनी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ आ गया बच्चे म्यू नॉट N1 I1 A2 इंटू N2 L, ये लिख लेते हैं यहाँ पे। तो बेटा जो पूरा फ्लक्स जनरेट हुआ उसकी वैल्यू आ गई बच्चे हमारे पास म्यू नॉट N1 N2 I1 A2 इंटू L। टोटल इतना फ्लक्स लिंक हुआ सेकेंडरी कॉइल में ड्यू टू फर्स्ट कॉइल ना, कि जो हमने फर्स्ट कॉइल में I1 करंट फ्लो कराया था उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में इतना फ्लक्स जनरेट हुआ। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या बोलती है म्यूचुअल इंडक्टेंस की, यही कर देता हूँ बेटा इसको, म्यूचुअल इंडक्टेंस डेफिनेशन ये बोलती है कि जो M होता है वो होता है बच्चे फाई अपॉन I। अब देखो I हमने चलाया था फर्स्ट कॉइल में, इंड्यूस हुआ फ्लक्स 2 में, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा हमारा वो क्या आएगा 2-1, मतलब कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 ड्यू टू फर्स्ट, क्योंकि हमने करंट फ्लो कराया था कहाँ पे, फर्स्ट वाली कॉइल में। तो यहाँ पे फाई 2 की वैल्यू पुट अप कर दो बेटा यहाँ पे, तो म्यू नॉट N1 N2 I1 A2 इंटू L डिवाइड बाई I1, ये I1 कट जाएगा बेटा, तो ये आ गया मेरे पास M21 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A2 इंटू L। ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आया। इसे आप बेसिकली नेट जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट N1 N2 A2, देखो सेकेंडरी कॉइल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा, यदि रेडियस की फॉर्म में लिखे तो पाई R2 स्क्वायर इंटू L। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस का। जो ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ रहा था वो ये था बच्चे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 30 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, 30 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए मेटेलिक रोड, यहाँ पे देख लेते हैं इसको, 30th क्वेश्चन। A metallic rod of length L and resistance R is rotated with a frequency nu, with one end hinged at the center and the other end at a circumference of the circular coil. Circular metallic ring of radius L about an axis passing through the center and perpendicular to its plane of the ring. A constant and uniform magnetic field B parallel to the axis is present everywhere. Drive the expression for the नंबर 1 induced EMF, नंबर 2 current in the rod। तीसरा क्या है, सेकंड पार्ट क्या है बेटा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द करंट इन द रोड एंड द मैग्नेटिक फील्ड फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द रोड। तीसरा क्या है, हेंस ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द पावर रिक्वायर्ड। देखो बेटा ये क्या बोल रहा है, दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। ये मेटेलिक रोड, एक हमारे पास रोड है L लेंथ की, ठीक है, ये मान लेते हैं L लेंथ की रोड है जिसका रेजिस्टेंस हमें गिवन है बच्चे R है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ये क्या बोल रहा है कि ये R इसका रेजिस्टेंस है, रोटेटेड इन द विद फ्रीक्वेंसी न्यू विद वन, ये इसका एक हिस्सा सेंटर पे फिक्स है और ये ऐसे न्यू फ्रीक्वेंसी से घूम रही है ना, ठीक है, ओके। सर्कुलर मेटेलिक रिंग ऑफ रेडियस L पे, हाँ ठीक है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द प्लेन, डन। तो ये बी मैग्नेटिक फील्ड में मान लेते हैं घूम रही है बेटा, ये ना, ये इसका बी मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मान लेते हैं क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे ना, ऐसे ये मान लेते हैं सर्कुलर पाथ लेगी, ओके। आपको बताना है कि इंड्यूस ईएमएफ कितना हुआ यहाँ पे ना, क्योंकि देखो भाई एरिया में चेंज आने की वजह से अकॉर्डिंग टू फेराडे की यहाँ पे एक फ्लक्स जनरेट होगा, फ्लक्स में चेंज आएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा बेटा, ईएमएफ जनरेट होगा, वो ईएमएफ ही पूछ रहा है ये ना। तो देखो बेटा ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं कि जो ईएमएफ होता है वो होता है बेटा माइनस का d∅dt, डन। एक बात और आपको पता है कि यदि मैं इसे टाइम पीरियड की फॉर्म में निकालूं तो बेटा टाइम पीरियड क्या होता है 2π/ω, और ओमेगा क्या हो जाएगा 2π/t, या फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में देखा जाए तो ओमेगा हो जाएगा बच्चे 2πν। आगे बढ़ते हैं, देखो तो ये क्या है d∅/dt ना, और फाई क्या होता है बेटा b इंटू ए होता है, फाई होता है बच्चे b इंटू ए।
तो बेटा आपका ईएमएफ क्या होता है, बी इंटू ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सीधा बी इंटू ए क्या है आपका, जो आपका सर्कुलर कोयल है आपकी, तो एरिया कितना होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है आपकी लेंथ है, एल, तो ये हो गया ईएमएफ हो गया बेटा, सॉरी फ्लक्स हो गया आपके पास बी इंटू पाई इंटू एल स्क्वायर, ठीक है। इतना फ्लक्स जनरेट हुआ। अब आप सीधा आगे आ जाओ, आपको निकालना क्या था, ईएमएफ चाहिए आपको, आपने फ्लक्स वाले फॉर्मूले में पुट अप कर दिया। तो बेटा ये आपका आ गया डी फाई बाई डी टी है, एक फुल रोटेशन में डी फाई आपका क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं बी इंटू पाई एल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या है, टाइम पीरियड है आपका, तो ये फुल रोटेशन का टाइम पीरियड क्या होता है, टी हो जाएगा आपका, और टी होता है बेटा फ्रीक्वेंसी, तो न्यू होता है 1/t आपका, न्यू के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप पुटअप कर देंगे इसको, तो ये आपके पास आ जाएगा बी पाई एल स्क्वायर न्यू। तो इतना ईएमएफ बच्चे यहाँ पे क्या होगा, जनरेट होगा, ठीक है। अगले में पूछा गया था इसमें करंट बताना है इन द कॉइल ना। करंट आपको पता ही है, करंट क्या होता है, वी अपॉन आर होता है। इसका रेजिस्टेंस कितना गिवन है, आर गिवन है, तो वी हमारा ईएमएफ ई है, ई अपॉन आर हो जाएगा। तो ये बन गया बेटा बी पाई एल स्क्वायर न्यू अपॉन में कैपिटल आर, ये यहाँ पे इतना करंट जनरेट हुआ। सेकंड पार्ट में बोल रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द करंट इन द रोड एंड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द रोड। देखो बेटा फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, फोर्स आपने पढ़ा होगा बिल साइन थीटा होता है। यदि आप किसी भी मैग्नेटिक एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में पुटअप करते हैं तो उस पर मैक्सिमम फोर्स कितना होता है, बी आई एल साइन थीटा या बिल साइन थीटा ना। थीटा आपका यहाँ पे 90 डिग्री है, तो साइन वाला कंपोनेंट तो हट जाएगा, तो आपके पास मैक्सिमम फोर्स कितना आया, बी आई एल। अब देखो बेटा बी आई एल, यहाँ पे आप आई की वैल्यू पुटअप कर दो सीधा, बी तो आपका है ही, आई हमारे पास ये रहा बी इंटू पाई एल स्क्वायर न्यू अपॉन आर, एल हमारे पास ये है, तो दिस विल बी पाई न्यू बी, बी इंटू बी, बी स्क्वायर बन गया बेटा हमारे पास, एल इंटू एल, एल क्यूब बन गया डिवाइड बाई आर। इतना यहाँ पे हमारा फोर्स जनरेट होगा। आगे पूछा गया है, अब डायरेक्शन की बात कर रहे हैं फोर्स की ना, तो बेटा यहाँ पे फोर्स के डायरेक्शन के लिए आप क्या यूज करेंगे, नॉर्मल सी बात है, आपका जो फ्लेमिंग वाला है वो यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे, नहीं तो आप लोरेंस के हिसाब से भी इसी में यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो लोरेंस का लॉ होता है उसके हिसाब से, ठीक है। Hence obtain the expression for the power required। देखो बेटा पावर क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है, एक होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, एक होता है वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डायरेक्ट ये बढ़िया रहेगा कि फोर्स इंटू वेलोसिटी वाला आप पार्ट यूज करें, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बेटा फोर्स तो निकल चुका है। तो फोर्स आ गया आपके पास पाई इंटू न्यू बी स्क्वायर एल क्यूब डिवाइड बाई आर इंटू वेलोसिटी वी, जिससे वो घूम रही थी, बस खत्म। वी इक्वल टू आर ओमेगा भी पुट कर सकते हैं, लेकिन जो जरूरत नहीं है। तो बेटा ये था इसका आंसर, ठीक है। अब देखो इसमें एक और ध्यान रखना बेटा, चैप्टर 6 में कई बार ना एसी जनरेटर गिवन रहता है, तो लेकिन हम उसे लास्ट में कवर करेंगे चैप्टर 7 में ना। तो एसी जनरेटर और आपका ट्रांसफार्मर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो अभी आगे आने वाला है फर्दर, और उनमें से चांस है कि मोस्ट प्रोबेबली एक डिवाइस तो पक्का पेपर में आएगा 100%, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा, ये चैप्टर 7 शुरू हो गया यहाँ से ना। पहला डेरिवेशन है IRMS एंड पीक वैल्यू के बीच का ना। देखो बेटा पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि RMS करंट होता क्या है। आरएमएस करंट को डिफाइन देखो, आरएमएस करंट का मतलब होता है बेटा रूट मीन स्क्वायर करंट। ये तो केवल इसका नाम बता रहा है कि रूट मीन स्क्वायर करंट ना। ये होता क्या है कि यार ये एक डीसी की बेटा वो वैल्यू होती है कि जो एसी के बराबर हीट प्रोवाइड करती है, कि जिस डीसी पे आपको एसी के बराबर हीट मिल रही है ना, उस डीसी करंट को बोलते हैं हम आईआरएमएस करंट। मतलब बेसिकली क्या है कि जो आपकी हीट बाई एसी है ना, वो हीट बाई डीसी के बराबर हो जाए, और जिस करंट पे होगी बराबर ना उसे बोलेंगे बेटा IRMS। उस करंट का यहाँ पे डेरिवेशन करवा रहा है ये ना। देखो बेटा हम ड्राइव करते हैं फटाफट से, देखो सीधा ये क्वेश्चन पे आ जाते हैं आंसर। आपको पता है एज वी नो, जैसे मैं आपको वर्ड बाय वर्ड टू द पॉइंट लिख रहा हूँ ना, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिख के आना है अच्छे से, ठीक है। एज वी नो आपका जो एसी करंट होता है बेटा वो होता है I इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। या आपका जो ईएमएफ होता है वोल्टेज वाला बेटा वो होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसकी तो जरूरत नहीं है यहाँ पे हमें भी। अब देखो जैसे हल्का हल्का करंट पास आउट हुआ मान लेते हैं, तो स्मॉल टाइम इंटरवल में कितना हीट जनरेट हुआ, तो स्मॉल हीट डी एच इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डी टी, इन स्मॉल टाइम डी टी। तो डी एच हमारे पास हो जाएगा बेटा, हीट क्या होता है, पावर होता है बेसिकली आपका वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क हो जाएगा आपका पावर इनटू टाइम, और वर्क मतलब बेसिकली हीट आपका।
तो हीट हो गया बेटा पावर इंटू टाइम, तो ये हो गया P इंटू डी टी। और P क्या होता है आपका, E इंटू आई होता है, या हम इसे करंट की फॉर्म में रखें, दिस विल बी बेटा आई स्क्वायर बाई आर डी टी। ये हमारे पास हीट आ गया स्मॉल वाले में। आप आई की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एसी वाली हीट का एक्सप्रेशन ड्राइव कर रहे हैं कि भाई एसी कितनी हीट प्रोवाइड करता है, हीट बाई एसी। तो डी एच हमारे पास क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू पुटअप कर दी बेटा आपने, आई नोट स्क्वायर है तो आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइड बाई आर डी टी। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेते हैं, आई नोट स्क्वायर बाई आर, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं बेटा हम, एक आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 दैट इज डी टी। यहाँ से 2 बाहर रख लेते हैं बेटा, आई नोट स्क्वायर बाई 2 आर, दिस विल बी 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डी टी। ठीक है बेटा, आप चेक करते रहना साथ साथ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो बेटा डी एच की वैल्यू मेरे पास आ गई, आई नोट स्क्वायर बाई 2 आर 1 माइनस कोस ऑफ 2 ओमेगा टी डी टी। ये मेरे को थोड़ी सी हीट आई आपकी जनरेट हुई ना जो एसी के द्वारा। यदि मैं टोटल हीट निकालता हूँ तो आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो जो मेरे पास हीट आई, हीट बाई द एसी, वो आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एच। कहाँ से कहाँ, एक पूरे टाइम इंटरवल के दौरान आपका ना, तो 0 टू टी टाइम के लिए, ठीक है। आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुटअप कर दी, तो बेटा ये आ गया आई नोट स्क्वायर बाई 2 आर 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डी टी। जो कांस्टेंट टर्म है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं बच्चे, आई नोट स्क्वायर बाई 2 आर बाहर आ गया, अंदर बच गया, इसको मैं पूरे को अलग अलग इंटीग्रेट कर देता हूँ। 1 के साथ भी dt आ गया यहाँ पे, dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t cos ऑफ 2 ओमेगा t dt। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ आपको मैं, देखो जो ये पूरा cos 2 ओमेगा t का एक पूरा एक चक्कर में, जो एक साइकिल के दौरान जो पूरा इंटीग्रेशन होता है, इसकी वैल्यू बेटा कितनी होती है, 0 होती है आपकी ना। तो आपको ये वहाँ इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है कि 0 कैसे हो रही है, डायरेक्ट आपको पुटअप करना है कि हीट कितनी होगी आपके पास, अब आई नोट स्क्वायर बाई 2 आर डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा आपका। तो बेटा हीट बाई एसी हमारे पास निकल चुकी है, कितनी है, आई नोट स्क्वायर अपॉन 2 आर इंटू टी। ये आपके पास एसी वाली हीट आ गई हमारे पास, ठीक है। अभी डीसी की हीट निकालते हैं, बस काम हो जाएगा पूरा। तो ये आ गया बेटा आई नोट स्क्वायर बाई 2 आर इंटू टी ना। सपोज करो कि आई आर एम एस मेरे पास एक डीसी करंट है, इज द डीसी करंट ना, जिसे मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक दिक्कत सी हो गई आई थिंक, क्योंकि देखो जो पावर का फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है एक्चुअली आई स्क्वायर आर, तो बेटा ये आर नीचे नहीं आएगा, आप इसे आर को मल्टीप्लाई में कर लेंगे, डन। आर ऊपर आएगा बेटा मल्टीप्लाई में, ठीक है। यहाँ पे भी आर को आप हटा के यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, ये आर ऊपर आ जाएगा, डन। अब देखो आई आर एम एस इज द डीसी करंट, तो इस वाले डीसी करंट पे जो हीट होगी डीसी के द्वारा, हीट बाई डीसी, वो कितना आ जाएगा, आई स्क्वायर आर टी होती है हीट, तो अब करंट हमारा क्या है, आई आर एम एस है, तो ये हमारा करंट आ गया, ये हमारी हीट आ गई बेटा डीसी के द्वारा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ आई आर एम एस क्या होता है कि बोथ हीट शुड बी इक्वल, तो आप दोनों को इक्वेट कर दो, आंसर आपके पास आ जाएगा। तो हीट बाई एसी इक्वल टू बेटा हीट बाई डीसी। तो एसी वाली हीट है बच्चे हमारे पास आई स्क्वायर आर, देखो ये ऊपर एक्चुअली वो गलती से हो गया था, नीचे 2 है बेटा यहाँ पे, इक्वल टू आई आर एम एस का स्क्वायर आर टी से आर टी काट देते हैं, तो बेटा आई आर एम एस आ गया हमारे पास आई नॉट बाई रूट 2। तो ये हमारा आर एम एस का करंट होता है, जो क्या होता है, पीक वोल्टेज का 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स होता है। यदि मैं रूट 2 की वैल्यू पुटअप करूं 1.414, दिस विल बी 0.707 टाइम्स ऑफ आई नोट, मतलब इसे हम लिख सकते हैं बेटा 70.7% ऑफ आई नोट। तो जो आपका आई आर एम एस करंट होता है वो पीक करंट का 70.7% होता है, डन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये लिखा है यहाँ पे 10th डेरिवेशन है, व्हेन एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू एन आइडियल इंडक्टर शो दैट एवरेज पावर सप्लाइड बाय द सोर्स ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज 0, मतलब कि इंडक्टर के अंदर जो पावर होती है वो नेट कितनी होती है, 0 होती है।
यही क्वेश्चन इस तरह भी आता है, शो दैट एन आइडियल इंडक्टर डज नॉट डिसिपेट पावर इन एन एसी सर्किट। मतलब आपको बेसिकली क्या करना है, एसी सर्किट के अंदर आपको पावर डिसिपेशन निकालनी है या हमें प्रूफ करना है कि उसकी पावर जीरो होती है। तो पावर इन एसी, पावर इन इंडक्टर, बेसिकली ये मुझे कैलकुलेट करनी है। देखो बेटा, एज वी नो, यहीं से सीधा डेरिवेशन है इसका, जो आपका ईएमएफ होता है वो होता है बेटा ई नोट साइन ओमेगा टी। और इन इंडक्टर, इंडक्टर वाले केस में ये भी प्रूफ करेंगे आगे जाके, हम आएगा क्वेश्चन ये भी, कि जो करंट होता है वो बेटा लैग बिहाइंड करता है। करंट कितना होता है, आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये होता है हमारे पास ना। वोल्टेज हमारा ये रहा, अब करंट यहाँ पीछे होता है पाई बाई टू से ना। यदि मैं यहाँ पे टोटल पावर निकालू ना आपकी, तो पावर के लिए आपको वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू, वर्क क्या होता है बेटा, पावर इंटू टाइम, मतलब ई इंटू आई डी टी। ई की वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पे, ई नोट साइन ओमेगा टी, डी टी की आई की वैल्यू बेटा होगी आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई टू इंटू डी टी। देखो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं फटाफट से। तो बेटा छोटा सा जो वर्क आया मेरे पास, इसे ई नोट को साथ में रखा, आई नोट साथ में रखा, साइन ओमेगा टी इंटू, देखो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, इसमें से यदि मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं, तो माइनस बेटा कॉमन लेते ही ये बन गया पाई बाई टू माइनस का ओमेगा टी, ये बन गया इतना हमारे पास, डी टी यहाँ पे है। और आपको आइडेंटिटी पता होगी, साइन माइनस थीटा होता है बच्चे माइनस का साइन थीटा, ये ट्रिगो की आइडेंटिटी है एक। तो यहाँ से माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो बेटा ये बन गया माइनस का ई नोट आई नोट साइन ओमेगा टी इंटू, ये बन गया साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कोस थीटा होता है। तो दिस विल बी कोस ओमेगा टी डी टी। इसमें यदि मैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे 2 से डिवाइड कर देता हूँ, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन दिस विल बी 2 साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी डी टी। अब बेटा देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो आई नोट ई नोट आई नोट इंटू टू, ये हो गया बेटा साइन 2 थीटा, थीटा मतलब ओमेगा टी इंटू डी टी। तो मेरे पास छोटा सा वर्क डन आया कितना, माइनस ई नोट आई नोट बाई टू ना। यदि मैं टोटल वर्क निकाल लेता हूँ तो वी कैन इंटीग्रेट, तो बेटा इसको पूरा एक होल इंटरवल में इंटीग्रेट कर दीजिए, जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर रख लेते हैं, ई नोट आई नोट बाई टू, इंटीग्रेशन के अंदर आ गया बेटा 0 टू टी साइन 2 ओमेगा टी डी टी। देखो बेटा ध्यान रखना, ये चीज फिर से आ गई ना, एक होल इंटरवल के अंदर ना एक पूरे साइकिल के दौरान साइन और कोस का जो इंटीग्रेशन है वो कितना होता है, 0 होता है। यदि ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 होते ही, तो पूरा वर्क आपका 0 आ गया। वर्क 0 आने का मतलब होता है कि आपकी एवरेज पावर भी कितनी आ गई इसके अंदर, 0, क्योंकि पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम होता है। तो बेटा एवरेज पावर इंडक्टर में कितनी आ गई, 0। यहीं तक आपको प्रूफ करना था, ठीक है। यही सेम चीज आप जो है कैपेसिटर में भी निकालेंगे। कैपेसिटर में भी आपकी पावर 0 आएगी, उसे हम लास्ट में कवर करेंगे, कैपेसिटर और रेजिस्टर वाला, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन an AC voltage V is equal to V naught sin omega t is applied across a pure capacitor, obtain an expression for the current in the circuit and hence obtain the capacitive reactance of the circuit and phasor diagram बनाना है आपको ना। मतलब बेसिकली क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि किसी सर्किट के अंदर ना आपका एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, यहाँ पे आपने एक AC सोर्स लगा दिया जिसकी वोल्टेज क्या है, V is equal to V naught sin या E is equal to E naught sin omega t। बात एक ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वी नोट का वोल्टेज है, इसकी यहाँ पे ई नोट लिखा हुआ है, ये आपका कैपेसिटेंस है सी ना। आपसे पूछा है करंट का एक्सप्रेशन बताना है। देखो बेटा एक्सप्रेशन फॉर करंट, फटाफट पहले ये ड्राइव कर लेते हैं ऊपर वाला एक्सप्रेशन फॉर करंट के लिए ना, ठीक है। यहाँ पे करंट कितना चलता है, आप एक बात जानते हैं बेटा कि बेसिकली जो Q इक्वल टू होता है वो क्या होता है, CV होता है। C क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है सर्किट का ना, जो आपका कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस कितना है, C है। V आपका वोल्टेज जो आपने सप्लाई किया है। तो यदि मैं C को, तो C छोड़ो, V हमारा क्या है, वोल्टेज जो आप सप्लाई कर रहे हैं, दैट इज E आपका, या फिर इसे V लिख लेते हैं हम। तो ये हो गया E आपका, E क्या है बेटा, E आपका E नोट साइन ओमेगा टी है। ये क्यों आ गया हमारे पास, यदि मैं इसे डिफरेंशिएट मार देता हूँ बेटा, डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो दिस विल बी डी क्यू बाई डी टी। इधर बेटा बन गया ये डी बाई डी टी ऑफ सी एप्सिलॉन नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो सी एप्सिलॉन नोट बाहर आ गया यहाँ से, ये बन गया डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी को आप डिफरेंशिएट करो,
तो आपके पास इधर डी क्यू बाई डी टी, तो बेटा करंट बन गया आपके पास। करंट क्या बन गया, सी एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का होता है बेटा कोस, दिस विल बी कोस ओमेगा टी, इनटू में ओमेगा टी का आ जाएगा ओमेगा, तो ये बन गया मेरे पास ओमेगा सी ई नोट कोस ऑफ ओमेगा टी। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा सी ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, या फिर पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा बेटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो मेरे पास आई का एक्सप्रेशन आ गया ओमेगा सी ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये फाइनली एक्सप्रेशन मेरे पास करंट का आया। अब यदि मैं यहाँ से देखूं आपका कि जो ये करंट है वो मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम करंट के लिए क्या होना चाहिए, आपकी साइन की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए ना ये, तो फॉर मैक्सिमम करंट दिस विल बी मैक्सिमम, और मैक्सिमम करंट मान लेते हैं आई नोट, हम लिख लेते हैं उसको, तो क्या हो जाएगा वो ओमेगा सी इंटू ई नोट हो जाएगा, ओमेगा सी इंटू ई नोट। इसे वापस मैंने पुटअप किया तो मेरे पास फाइनली करंट का एक्सप्रेशन आ गया आई नोट। देखो इस सारे की जगह क्या आ गया, आई नोट आ गया, ये आ गया बेटा मेरे पास साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। यहाँ तक ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि आप करंट का एक्सप्रेशन निकालिए, इतना हिस्सा था यहाँ पे, ऑब्टेन द करंट एक्सप्रेशन, यहाँ तक हो गया बेटा। आगे देखो, आगे पूछा गया है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, या बाद में फेज भी पूछा गया है। अब देखो फेज की बात यहीं पे कर लेते हैं डायरेक्ट। देखो बेटा फेज का मतलब होता है एंगल में डिफरेंस ना। अब आप देख रहे हैं कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज होता है भाई ई नोट साइन ओमेगा टी, और करंट जो हमारे पास कैपेसिटर में निकला बेटा वो निकला हमारे पास आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि देखो वोल्टेज और करंट में कितना फेज का डिफरेंस है, यहाँ तो एंगल है बेटा ओमेगा टी, यहाँ एंगल है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इसका मतलब करंट जो है लीड कर रहा है कितना, पाई बाई टू से ना, तो जो यहाँ पे फेज डिफरेंस है वो हमारे पास कितना है, पाई बाई टू का है। तो इसे यहाँ पे क्या लिखते हैं हम कि इन केस ऑफ कैपेसिटर करंट जो है क्या करता है बेटा, लीड करता है किससे, बाई पाई बाई टू, किसको, बाई वोल्टेज को। डन। या फिर हम बोलते हैं कि जो वोल्टेज है वो लैग बिहाइंड है पाई बाई टू से। अब पूछा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना है। अब देखो हमारे पास, आपको पता हो बेटा रिएक्टेंस का मतलब होता है अपोजिशन, जो करंट को रोकता है उसे बोलते हैं रिएक्टेंस ना, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और रिएक्टेंस का मतलब होता है कि वोल्टेज अपॉन में करंट आपका। अब देखो जरा यहाँ पे एक रिलेशन आ रखा है मेरे पास, ये रहा आई नोट इजकल टू ओमेगा सी ई नोट। यदि मैं यहाँ से ई नोट बाई आई नोट निकालूं, दिस विल बी 1 अपॉन ओमेगा सी। तो बेटा जो रिएक्टेंस है उसे हम एक्सी से लिखते हैं यहाँ पे, विच इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो 1 अपॉन ओमेगा सी, ये हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ गया। फिर पूछा है फेज, ये तो फेज वाली बात तो हो ही गई हमारी, ठीक है। यदि आपसे यहीं पे फेजर डायग्राम भी बनवा लेना, तो आप बेटा फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे, फेजर डायग्राम का मतलब होता है कि वो डायग्राम आपके करंट और वोल्टेज के जो विद रेस्पेक्ट टू एंगल बनाए जाते हैं। अब देखो जरा यहाँ पे, ये मैंने एंगल मान लिया ओमेगा टी है, ये आपका ई है, आपका वोल्टेज का ग्राफ है ये, इसकी पीक वैल्यू कितनी है, ई नोट है। ये हो गया फेजर डायग्राम वोल्टेज का बच्चे। अब आपसे पूछा गया है इसमें दोनों का बनाना है, करंट का भी और वोल्टेज का भी। तो करंट कितना होता है बेटा, करंट आपने देखा अभी पाई बाय टू लीड करता है ना, तो इस वाले के ऊपर पाई बाय टू आपने आगे खींच देना है 90 डिग्री, मतलब ये आगे हो गया पाई बाय टू, ये करंट हो गया आपका, जिसका पीक क्या रहेगा, वोल्टेज से थोड़ा कम रहेगा। दैट इज द फेजर डायग्राम ऑफ क्या, सर्किट वाले कैपेसिटिव सर्किट का, ठीक है। आगे क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा यही सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे इंडक्टर कर दिया गया है ना। फॉर द करंट इन एसी सर्किट ओनली इन इंडक्टर, आपको प्रूफ करना है कि जो करंट है यहाँ पे, वहां पे तो आपका प्लस पाई बाई टू आ रहा था, यहाँ पे आपका करंट क्या आ रहा है, माइनस पाई बाई टू आ रहा है, मतलब यहाँ पे करंट आपका लैग बिहाइंड होता है। लेकिन यहाँ सर्किट में क्या लगा रखा है, इंडक्टर लगा रखा है। तो ये दोनों डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, अच्छे से आप कवर करना, ठीक है। ये एल लगा दिया हमने यहाँ पे आपका सोर्स लगा हुआ है E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। डन। अब देखो जरा फटाफट से इसकी डेरिवेशन करते हैं। एज वी नो, हमें पता है कि भाई देखो ये सेल्फ इंडक्टेंस है, तो इसके अंदर एक खुद की अपना कोयल अपोज करेगी, सेल्फ इंडक्टर इंड्यूस होता है इसके अंदर ना। एज वी नो, जो बैक ईएमएफ बनता है बेटा यहाँ पे E इक्वल टू होता है माइनस का एल डी आई बाई डी टी, विच इज कॉल्ड बैक ईएमएफ इन द कॉइल ना। अब नेगेटिव साइन तो केवल डायरेक्शन दिखाता है। यदि मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ, ई हमारे पास कितने हैं, जो आपने एसी सोर्स लगा रखा है उसका वोल्टेज तो बेटा क्या है, ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी है। ये हमारे पास एल डी आई बाई डी टी आ गया। आप डी टी को उधर भेज दो, एल को नीचे भेज दो, दिस विल बी ई अपॉन एल आ गया बेटा, यहाँ पे ये आ गया साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी।
ये आ गया हमारे पास डी आई। अब हमें आई चाहिए, क्या करेंगे बेटा, इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ से, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। पिछले वाले केस में हमने क्या किया था, डिफरेंशिएशन किया था, ध्यान रखना। कैपेसिटर वाले में डिफरेंशिएशन करते हैं और इंडक्टर इंडक्टर वाले में इंटीग्रेशन करते हैं। तो आपने डी आई का इंटीग्रेशन किया बेटा, तो ये तो आई बन गया इस तरफ जो हमें चाहिए था, आपने इधर इंटीग्रेट मार दिया पूरे एक होल इंटरवल के लिए, ई नोट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। तो बेटा ई नोट बाई एल तो बाहर आ गया, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो कोस का इंटीग्रेशन, कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो साइन का हो जाएगा बेटा माइनस का कोस, तो ये हो गया माइनस का कोस ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा, यहाँ नीचे आ जाएगा, ये हमारे पास बन गया माइनस का ई नोट अपॉन ओमेगा एल, ये बन गया बच्चे कोस ओमेगा टी। इसे देखो मैं माइनस साइन को इधर लिख लेता हूँ, ठीक है, या फिर माइनस को भी वहीं छोड़ो, ई नोट बाई ओमेगा, कोस को लिख सकते हैं बेटा साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है आपका। ये बन गया इधर, यहाँ पे आपका आई इज इक्वल टू आ गया हमारे पास माइनस का ई नोट बाई ओमेगा एल। देखो इस माइनस साइन को मैं यहाँ से हटा के साइन के अंदर लगा देता हूँ यहाँ पे ना, ये मैंने माइनस को अंदर ले जाता हूँ, तो बेटा दिस विल बी पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, क्योंकि आपने आइडेंटिटी पढ़ी है पीछे, मैंने बताया था अभी साइन माइनस थीटा होता है बेटा माइनस का साइन थीटा, तो ये माइनस साइन अंदर चला गया, तो ई नोट बाई ओमेगा एल, ये आ गया बेटा साइन, माइनस साइन खुलेगा तो ये ओमेगा टी प्लस का बन गया और पाई बाई 2 आपका बेटा माइनस का बन गया। तो जो करंट का एक्सप्रेशन है मेरे पास ये आ गया यहाँ पे ना, इन दिस केस ना। यदि मैं देखूं कि ये करंट मैक्सिमम कहाँ हो रहा है, तो मैक्सिमम करंट के लिए आई नोट मान लेते हैं, वो कितना हो जाएगा, ई नोट बाई ओमेगा एल बन जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू पूरी क्या बन जाएगी बच्चे, 1 बन जाएगी आपकी ये वैल्यू ना, ठीक है। तो मैक्सिमम करंट हमारे पास कितना आ गया, ई नोट बाई ओमेगा एल। इसे वापस पुटअप कर दो यहाँ पे, तो मेरे पास फाइनली एक्सप्रेशन आ गया बेटा, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये करंट का एक्सप्रेशन आ गया जो पूछा गया था। डन। इसी में आप यहीं से आप ना कैपेसिटी रिएक्टेंस भी निकाल सकते हैं कि भाई अपोजिशन जो होता है इंडक्टर के अंदर वो कितना होता है, वो इस वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा, जिसे हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ऊपर वाले केस में बोल रहे थे बेटा हम क्या, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यहाँ बोलते हैं हम इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका मतलब कि जो करंट को अपोज कर रहा है वो क्या होता है, वो होता है वोल्टेज अपॉन में करंट। तो आप पीक वोल्टेज अपॉन में करंट निकालो यहाँ से, दिस विल बी ओमेगा एल, तो बेटा इसका नाम दे देते हैं एक्सएल, ये हो गया ओमेगा इंटू एल। पीछे वाले केस में बेटा क्या था, एक्स सी था विच इज 1 अपॉन ओमेगा सी। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में पूछा है ड्रॉ फेजर डायग्राम ऑफ एलसीआर। एलसीआर का आपको फेजर डायग्राम बनाना है, मतलब कि एक सर्किट के अंदर एल भी लगा है आपका, एक कैपेसिटर भी है और एक आपका क्या है, रेजिस्टर भी है ना। एलसीआर ये आपका सीरीज सर्किट है, इसमें आपने एसी सोर्स लगा रखा है जिसकी वोल्टेज क्या है बेटा, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ये आपने वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं ना। तीनों का आपका एक साथ फेजर डायग्राम बनाना है। आपको पता है कि भाई जो करंट है वो कैपेसिटर में लीड करता है, लैग इंडक्टर में लैग बिहाइंड होता है, और रजिस्टर में क्या होता है, सेम फेज में होता है। देखो यदि मैं रजिस्टर का अलग फेजर डायग्राम बनाऊं, देखो बेटा मान लो करंट इस तरफ है तो इसका वोल्टेज भी इस तरफ ही होगा आपका, वी आर मान लेते हैं, ठीक है, तो दोनों सेम फेज वाले हैं। यदि मैं इन कैपेसिटर का बनाऊं, कैपेसिटर में करंट मान लो मैंने इस तरफ लिया है, तो कैपेसिटर में करंट आगे होता है, इट मीन्स क्या है कि वोल्टेज बेटा आपका क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज से आगे 90 डिग्री हो गया करंट, ठीक है। यदि इंडक्टर की बात करें, इंडक्टर में करंट इस तरफ है तो यहाँ क्या होता है, करंट पीछे होता है, इसका मतलब वोल्टेज आपका बच्चे क्या है, आगे है, तो यहाँ वीएल आगे है, यहाँ वीएल पीछे है और यहाँ वी आर सेम फेज में है ना, ठीक है। यदि मैं तीनों को कंबाइन कर देता हूँ, तीनों को हमने कंबाइन किया, ये आपका मान लेते हैं बेटा वोल्टेज रेजिस्टर वाला है, इसके रेस्पेक्ट में देखा जाए तो करंट कैपेसिटर वाला वोल्टेज क्या है, पीछे है, वीसी बेटा पीछे है, और इंडक्टर वाला क्या है, वीएल आपका आगे है। ये इतना बना दिया मैंने, ठीक है। अब आप देखो इनका रिजल्टेंट ना, सपोज करो मैंने बोला कि भाई इफ वीएल ग्रेटर देन वीसी है, यहाँ पे 3 केस पॉसिबल है। यदि वीएल वीसी बराबर हुए तो बेटा ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल आपका नेट रेजिस्टेंस बचेगा, वोल्टेज जो आएगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस आएगा, ठीक है। यदि आपका वीएल ज्यादा हुआ तो नेट आपका ऊपर आएगा, यदि वीसी ज्यादा हुआ बच्चे तो नेट आपका नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैंने मान लिया कि वीएल ज्यादा है आपका, यदि वीएल ज्यादा है तो भाई नेट थोड़ा सा ऊपर बचेगा विच इज इक्वल टू वी एन माइनस वीसी, तो ये नेट ऊपर आ गया, वीएल माइनस वीसी वाला, वी आर वाला इधर है, इन दोनों का जो नेट निकाला जाएगा वो कहाँ से जाएगा, यहाँ से चला जाएगा ना। अब वो कितना होगा, ये बेटा आपका पीक वोल्टेज, क्योंकि जो यहाँ सप्लाई हो रहा है यही वाला वोल्टेज तो आपका तीनों के अक्रॉस डिवाइड हो रहा है, तो ये आपका आई नोट आ गया, दिस इज एंगल मान लेते हैं फाई है,
दैट इज द फेजर डायग्राम ऑफ LCR। अब ये तो बन गया भाई फेजर डायग्राम ना। यदि कई बार ना किताबों में क्या हो रखा है, इसको हल्का सा टिल्ट कर देते हैं कि जैसे आपका ये आपका एक्सिस है बेटा, एक्स और वाई ना, मैंने यहाँ पे करंट वोल्टेज लिया है VR वाला, इसके आगे VC है आपका, VL है, इसके पीछे बेटा क्या है आपका VC है, VL ज्यादा लिया है हमने, इसका मतलब ये वैल्यू आ गई VL माइनस VC। इन दोनों का नेट कहाँ जाएगा, ये नेट बेटा चला जाएगा यहाँ से, विच इज इक्वल टू E नोट, और ये आपका एंगल फाई आ गया। तो ये और ये सेम ग्राफ है, ठीक है ना, उसमें कोई चेंज नहीं है, तो आप कोई भी बना के आ सकते हैं। आगे पूछो, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इट्स इम्पीडेंस ना, आपको इम्पीडेंस मतलब अपोजिशन कितना हो रहा है LCR में वो कैलकुलेट करना है। तो देखो इम्पीडेंस कितना होता है, अब आप यहाँ पे ढंग से देखा जाए तो इस ट्रायंगल के अंदर ही देखते हैं, मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बना लिया ये वाला, इसे वोल्टेज ट्रायंगल बोलते हैं। ये आपका VR है, ये आपका क्या है बेटा VL माइनस VC है, ये आपका आ रखा है E नोट, और ये फाई है हमारा एंगल ना। यदि मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करूं तो बेटा पाइथागोरस क्या बोलती है कि जो E नोट का स्क्वायर होगा वो क्या आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी यहाँ पे है आपका VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस आपका VR का स्क्वायर। आप खोल दो, VL क्या होता है आपका I नोट होता है, I नोट इंटू XL, ये होता है बेटा I नोट इंटू XC, क्योंकि वोल्टेज तो ये होता है करंट इंटू रजिस्टर, और रजिस्टर का मतलब होता है यहाँ पे अपोजिशन जो है, ये हो जाएगा बेटा I नोट इंटू R, ये I स्क्वायर I नोट स्क्वायर, ये बन गया आपका। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, यहाँ से मैंने I नोट स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये बन गया बेटा XL माइनस XC का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी I नोट स्क्वायर तो ऑलरेडी है, ये R स्क्वायर आ गया, यहाँ पूरा स्क्वायर रूट लिख लेते हैं। अभी हमारे पास क्या आ गया, E नोट स्क्वायर इक्वल टू आ गया I नोट, इससे बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ से भी I नोट पूरा कॉमन लिया और बाहर आ गया, तो बेटा यहाँ बच गया R स्क्वायर, ये बच गया XL माइनस XC का होल स्क्वायर, इसे नीचे ले जाते हैं, तो E नोट बाई I नोट इक्वल टू आ गया बेटा स्क्वायर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो ये हमारा अपोजिशन होता है E नोट अपॉन I नोट विच इज कॉल्ड इम्पीडेंस ना। तो बेटा यहाँ पे इम्पीडेंस का डेरिवेशन आ गया हमारे पास R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये ड्राइव पूछा गया था इसमें यहाँ पे, ठीक है। 27% बैटरी है बेटा अभी। चलो आगे देखो, अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा ये, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेट इट्स प्रिंसिपल एंड ऑफ वर्किंग ना। देखो बेटा बेसिकली ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म करता है, हाई वोल्टेज को लो में करेगा या फिर लो को बेटा क्या करेगा, हाई में करेगा ना, ठीक है। यदि हाई को लो में कर रहा है ना, तो इसका मतलब वो बेटा वो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि वोल्टेज वो क्या कर रहा है, घटा रहा है ना। यदि लो वोल्टेज को हाई में कर रहा है दैट इज बेटा स्टेप अप बोलते हैं इसको, कि वो स्टेप अप कर रहे हैं। अब यहाँ पूछा है कि डायग्राम बनाना है स्टेप डाउन का। देखो एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि भाई स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का मतलब होता है, मान लो मेरे पास दो कॉइल है आपके पास ना, ठीक है ये मेरे पास ट्रांसफॉर्मर है एक, इसका डायग्राम बना लेते हैं हल्का सा ऐसे। यहाँ पे ये प्राइमरी कॉइल होती है आपकी, ये होती है सेकेंडरी कॉइल ना। यदि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है बेटा जो वोल्टेज को बढ़ा रहा है, यहाँ पे आपने एसी जो फ्लो कराई है वो कम फ्लो कराई है, और आपको जो रिजल्टेंट चाहिए ना यहाँ पे वो ज्यादा चाहिए आपका ना, इसका मतलब आपका वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए आउटपुट में सेकेंडरी में ना। तो ध्यान रखना इसका डायग्राम में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी की होती है और जो नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में आएगी वो ज्यादा रहेगी। यदि स्टेप अप है तो सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा बना देना ऐसे डायग्राम में। यहाँ आपका ये रजिस्टर हो गया जो आपको आउटपुट मिलेगा, ये डायग्राम है किसका, स्टेप अप का। स्टेप डाउन की बात है तो आपका ये आपको कोयल तो बनानी है, ये आपकी सॉफ्ट आयरन कोर है जिसे आपने फेरोमैग्नेट की बना रखी है। ये यहाँ पे आपने कोयल, यहाँ पे इस बार बहुत सारी नंबर ऑफ टर्न्स बनानी है प्राइमरी में, और यहाँ पे एक दो टर्न बना देनी है। इट मीन्स कि स्टेप डाउन है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज्यादा होती है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी के ना। ये तो इसका डायग्राम हो गया। इसका प्रिंसिपल क्या होता है बेटा, देखो ट्रांसफॉर्मर काम करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर, और वो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है वो मैं पहले आपको डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो वो आप वहां से देख लेंगे कि भाई एक कॉइल में यदि हम करंट फ्लो कराते हैं ऑटोमेटिकली दूसरी कॉइल में जो है क्या होता है बेटा, ईएमएफ जनरेट होता है। दिस फिनोमेना इज सेड टू बी म्यूचुअल इंडक्टेंस। यदि हम इसकी वर्किंग की बात करें, अब देखो वर्किंग के अंदर हम फेराडे लॉ यूज करते हैं, वर्किंग से ही ये डेरिवेशन हो जाएगा आपका टर्न रेशियो वाला। वर्किंग क्या होती है, ईएमएफ क्या बोलता है, according to Faraday this will be d phi by dt, if there are n number of turns this will be माइनस का n टाइम्स, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यदि मैं प्राइमरी वाले केस में बात करता हूँ बेटा, तो ई पी क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का एम पी, ये हो गया d phi p by dt,
यदि मैं सेकेंडरी वाले केस में बात करूं, ई एस माइनस का एन एस डी फाई एस बाई डी टी, ये बन गया। दोनों इक्वेशन को डिवाइड मार दो। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, देखो आपने जो यहाँ पे कोयल यूज कर रखी है ना, जो आपने मटेरियल यूज किया है दैट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ना। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो जितना भी फ्लक्स प्राइमरी में इंड्यूस होगा उतना ही बेटा क्या आएगा, सेकेंडरी में पहुंचेगा। तो मतलब देयर विल बी ए मिनिमम लॉस ऑफ फ्लक्स ना, इसलिए क्या करते हैं फाई पी और फाई एस आपस में यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये कट जाता है पूरा ना। आपने ई एस को ऊपर रखा, ई पी को आपने नीचे रखा, दिस विल बी एन एस अपॉन एन पी। इसी को बोलते हैं बेटा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जो एन एस होता है आपका एन एस अपॉन एन पी ना, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी के रेशियो को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला आ गया ई एस बाई ई पी, मतलब वोल्टेज इन सेकेंडरी बाई वोल्टेज इन प्राइमरी इक्वल टू एन एस बाई एन पी विच इज इक्वल टू के। ये पूछा गया था यहाँ पे, एक्सप्रेस द टर्न रेशियो इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। आगे बढ़ो क्वेश्चन में बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, यहीं पे ना कई बार ना ट्रांसफॉर्मर में एनर्जी लॉस के बारे में भी पूछ लेता है कि राइट एनी 3 और 4 एनर्जी लॉसेस ना, कि जो एनर्जी लॉस हो रहा है जिसकी वजह से ना। नंबर एक तो होता है बेटा फ्लक्स लीकेज, इसे आप याद कर लेंगे अच्छे से। इसमें एक पावर वाला भी है, ठीक है। फ्लक्स लीकेज एक होता है बेटा एडी करंट लॉस, एक होता है आपका कॉपर लॉस। इनके आप नाम याद रखेंगे बेटा। एक होता है हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है बेटा। और कई बार ना इसमें ये भी पूछ लेता है कि आइडियल केस, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में आप जो है करंट का रेशियो भी निकाले ना। यदि देखो बेटा आइडियल ट्रांसफॉर्मर रहेगा आपका ना, आइडियल ट्रांसफॉर्मर का मतलब होता है कि आपकी जो इनपुट पावर है आपकी वो आउटपुट पावर के बराबर होनी चाहिए आपके ना। तो बेटा इनपुट पावर का मतलब क्या होता है, इनपुट पावर मतलब जो आपकी प्राइमरी में आप दे रहे हैं पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट। तो प्राइमरी वाला ईपी इंटू आईपी विच इज इक्वल टू सेकेंडरी का ई एस इंटू आई एस। यदि मैं यहाँ से ई एस बाई ईपी निकालू बच्चे, दिस विल बी आई पी अपॉन आई एस। ये करंट का रेशियो आ गया वोल्टेज के साथ ना। यदि मैं इसके साथ में एन ई एस बाई ई पी वाले लिखूं तो दिस विल बी एन एस बाई एन पी। और बेटा ये क्या होता है, के होता है। ये एक बेसिक फॉर्मूला बन जाता है। ये तब यदि पूछेगा तो बताना है आपको आइडियल केस वाले केस में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं फटाफट से। बेटा अगला लिखा है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। देखो एसी जनरेटर क्या होता है कि एक ऐसा डिवाइस जो आपको मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है बच्चे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें करेगा, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और कौन सी करता है, वो भी एसी जनरेट करता है, आपकी ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट करता है, ठीक है। एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द ईएमएफ इन द कॉइल। देखो बेटा ये क्या बोल रहा है कि पहले इसका वर्किंग बनाना है, इसका प्रिंसिपल बनाना है। देखो मैं बता देता हूँ पहली बात कि इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको बता दिया पहले कि क्या काम करता है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ये काम करता है बेटा ईएमआई पे। इट इज बेस्ड ऑन द ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि जब भी कोयल में ईएमएफ में फ्लक्स में या चेंज आएगा ना, किसी भी वजह से फ्लक्स में चेंज आता है तो ऑटोमेटिकली कोयल उसका कोयल में जो है करंट इंड्यूस होता है, ठीक है। इस पे बेस होता है ये ना। इसका डायग्राम समझ लेते हैं फटाफट से। लैपटॉप की बैटरी भी जाने वाली है शायद से, 20% बची है बस। चलो बेटा देखो फटाफट स्क्रीन। यहाँ पे क्या होता है कि आपने एक यहाँ ये मैंने मैग्नेट लगा ली। यहाँ पे ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपका फॉर्म हो चुका है। ये मान लेते हैं नॉर्थ है, ये साउथ है। यहाँ पे आपने एक रेक्टेंगुलर कॉइल रख दी विच इज कॉल्ड आर्मेचर बोलते हैं इसको। ये कॉइल की दो लाइनें हैं आपकी जिसमें करंट फ्लो कराएंगे होएगा इंड्यूस में। यहाँ पे बेटा ये इसकी एक्सिस होती है जिसपे वो रोटेट करता है आपका, ठीक है। ये आपकी जिसपे कॉइल आपकी रोटेट करेगी दैट इज एक्सिस, ठीक है। यहाँ इसका ये हैंडल वगैरह है घुमाने के लिए। 1 मिनट बच्चे वेट करना, मैं थोड़ा चार्जिंग लगा लेता हूँ।
हाँ जी बेटा, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेटा ये आपकी एक्सिस है जिसपे कोयल आपकी रोटेट करती है। मान लेते हैं इसका नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपकी स्लिप रिंग लगी होती है। स्लिप रिंग्स क्या होती है कि केवल करंट को पास कराने के लिए होती है, कि आपने करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेजना है। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इसका। ये आपकी बेटा मैंने एक स्लिप रिंग लगा दी यहाँ पे, स्प्लिट नहीं है, ध्यान रखना, स्लिप रिंग से पूरी रिंग लगी हुई है। यहाँ पे दूसरी रिंग होती है इस तरीके से आपकी। इस रिंग पे क्या होता है, यहाँ पे आपका ये कार्बन ब्रश लगा होता है, यहाँ पे एक दूसरा ब्रश लगा होता है कार्बन ब्रश ना। इसके साथ में एक यहाँ पे हैवी सा रेजिस्टर वो लगा होता है आपका स्प्रिंग, जो क्या करता है, इस स्प्रिंग जो है ये कार्बन ब्रश को और स्लिप रिंग के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होने देता पैदा ना, जिससे आपका करंट इजीली पास आउट हो सके। और ये जो है कहाँ जाता है, यहाँ पे आपका ये एक घर का जो भी आपका रेजिस्टेंस है वो लोड जो है वो यहाँ पे हम दोनों तारों को अप्लाई कर देते हैं उसमें ना। ये इसका डायग्राम है। इसमें क्या होता है बेटा, देखो ये जो मैंने बना रखे हैं इसे बोलते हैं कार्बन ब्रश। ये आपकी स्लिप रिंग्स है, ये आपकी स्प्रिंग हो गया। इस कॉइल को बोलते हैं आर्मेचर या रेक्टेंगुलर कॉइल बोल सकते हैं आप। ये क्या होता है बेटा, आर्मेचर। ये आपका हैंडल हो गया रोटेट करने वाला। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये बना हुआ है पूरा। अब इस पूरे नीचे वाले हिस्से को कम्यूटेटर भी बोलते हैं कई बार। क्या बोलते हैं बेटा, कम्यूटेटर। आगे बढ़ते हैं हम। देखो अब इसमें पूछा गया था डायग्राम बनाना है और इसका ईएमएफ का एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। देखो बेटा आपको पता है कि जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो फ्लक्स में चेंज आएगा, और फ्लक्स में चेंज आने की वजह से यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है बच्चे, आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ईएमएफ क्या होता है अकॉर्डिंग टू फैराडे बेटा, ये होता है डी फाई बाई डी टी। तो माइनस के साथ डी बाई डी टी ऑफ फाई। फाई आपका क्या हो जाएगा, फाई की वैल्यू आप डाल दो, ये होता है बी ए कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो हम क्या करते हैं थीटा को कन्वर्ट कर लेते हैं ओमेगा की फॉर्म में। तो बेटा देखो ओमेगा आपको पता है क्या होता है, थीटा अपॉन में टी होता है। ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी विच इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से यदि थीटा निकालूंगा तो बेटा ये बन गया ओमेगा इंटू टी। तो यहाँ पे आप पुटअप कर दो इसको, तो बी बाई ए, बी ए तो कॉमन आ गया था, अंदर बच गया बेटा डी बाई डी टी ऑफ कोस ओमेगा टी। कोस ओमेगा टी को आप डिफरेंशिएट मार दीजिए, क्या होता है माइनस का साइन ओमेगा टी हो जाएगा, ये बन गया माइनस का साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा आ जाएगा ओमेगा टी का, माइनस माइनस प्लस। तो बेटा ये बन गया बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इतना ईएमएफ जनरेट हुआ। लेकिन मान लो यदि एन नंबर ऑफ टर्न्स हो जाए यहाँ पे ना कॉइल के अंदर, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो बेटा जो नेट ईएमएफ जनरेट होगा वो बन गया एन बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। इतना ईएमएफ जनरेट होता है बच्चे यहाँ पे इस कॉइल के अंदर। ठीक है, ये पूछा गया था। आगे पूछा क्या है इसमें, आगे पूछा है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द दिस एंगुलर वेलोसिटी होगा। बस बेटा यहीं तक पूछा गया था ये ना। ठीक है, ये क्वेश्चन 2019 में आया है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ बेटा कि देखो ट्रांसफॉर्मर और एसी जनरेटर ना बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, आपको दोनों अच्छे से आने चाहिए। यदि मैं यहाँ पे इसका ईएमएफ का ग्राफ भी बनाऊँ ना, कि भाई आप देखो साइन का ग्राफ बन रहा है और जो करंट यहाँ पे इंड्यूस होता है, मान लो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ रेजिस्टेंस से ना, आपने इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड मार दिया, तो बच्चे ये बन गया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहाँ पे भी ये आर आ गया डिवाइड में ना, तो ये मैक्सिमम पीक वैल्यू है ईएमएफ की, तो इसे मैं ई नोट भी लिख सकता हूँ। तो ये ई नोट अपॉन आर बन गया साइन ओमेगा टी। तो ये बन गया बेटा ई अपॉन आर क्या बन गया आई, और ई नोट अपॉन आर बन गया आई नोट, दिस विल बी साइन ओमेगा टी। तो इसी करंट को बोलते हैं हम एसी करंट ना, कि जो टाइम वेरिंग होता है आपका। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे इसका ग्राफ बनाता हूँ, देखो दोनों का ग्राफ ईएमएफ का हो चाहे आपका करंट का हो, दोनों क्या है साइनसोइडल वेव बनेगी आपकी ना। तो ये आपका ईएमएफ और आई का ग्राफ है, ये टाइम के साथ है ओमेगा टी के साथ है। तो ये पीक वैल्यू होगी ई नोट हो गया मान लो इसका। करंट का भी आपको सेम ही बनाना है, साइन का ग्राफ बनेगा, लेकिन करंट का एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम होता है, तो इसलिए आपको हल्का सा ऐसे दिखाने का, ग्राफ तो साइन का ही आएगा लेकिन आपका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारी आज की वीडियो। एक और बात सुनो, अभी जो पीछे छूट गया था कि भाई पावर जो है वो, पावर जो है आपकी कैपेसिटर वाली हमने शायद कर ली थी, नहीं इंडक्टर वाली हमने कर ली थी। पावर कैपेसिटर में और रजिस्टर में कितनी होती है उसके डेरिवेशन देखिए फटाफट से, वो भी एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है,
तो पावर स्टोर्ड इन कैपेसिटर, पीछे हमने इंडक्टर में प्रूफ किया था कि इंडक्टर में पावर स्टोर नहीं होती है, इसी तरह बेटा कैपेसिटर में भी पावर बिल्कुल भी स्टोर नहीं होती, पावर डिसिपेट नहीं होती कैपेसिटर के अंदर। क्योंकि बेटा क्या होता है कि जो ईएमएफ होता है वो होता है E इजकल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, और जो करंट होता है कैपेसिटर वाले केस में दिस विल बी आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, करंट लीड कर रहा है ना आपका। यदि मैं पावर निकालूं तो मैं स्मॉल वर्क डन निकाल लेते हैं। स्मॉल वर्क डन क्या होता है बेटा, वोल्टेज इंटू आई डी टी। देखो वो सेम पीछे वाला कर रहा हूँ, आपने पीछे वाला अच्छे से समझा होगा। ई इंटू आई डी टी, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं, ई नोट साइन ओमेगा टी, ये बन गया बच्चे आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू इंटू डी टी। तो ये बन गया ई नोट आई नोट, यहाँ है साइन ओमेगा टी। देखो बेटा ये क्या है, साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो बेसिकली हम इसे डायरेक्ट लिख देंगे कोस ओमेगा टी डी टी। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लिया, तो साइन 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी क्या बन जाएगा बेटा, ये बन गया आपका सेम पीछे वाले की तरह ई नोट आई नोट बाई 2। ये होगा 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है बेटा साइन 2 थीटा, दैट इज साइन 2 ओमेगा टी डी टी। अब आप इसे पूरे वाक्य निकालने के लिए, पूरा होल इंटरवल के लिए, एक साइकिल के लिए इंटीग्रेट कर दीजिए इसको। तो इंटीग्रेशन करोगे तो ई नोट आई नोट बाई 2 बेटा बाहर आ गया, अंदर बच गया 0 टू टी साइन ऑफ 2 ओमेगा टी डी टी। और ये पूरी वैल्यू एक साइकिल के लिए 0 होती है, तो बेटा वर्क कितना आ गया इसमें 0। वर्क 0 का मतलब जो इसके अंदर पावर स्टोर हुई वो भी 0 आपकी। ये कैपेसिटर की पावर आती है। सेम वे में रजिस्टर की पावर निकाल लेते हैं। देखो ध्यान रखना, केवल और केवल रजिस्टर ही पावर डिसिपेट करता है, अदरवाइज कैपेसिटर और इंडक्टर में पावर डिसिपेशन नहीं होता। तो पावर इन रजिस्टर, इन तीनों में से कोई भी पेपर में आपके आ सकता है। तो एक भी डेरिवेशन आप छोड़ के मत जाना, अच्छे से सारा कवर करना है। और बेटा एक और मैं बात फिर बता देता हूँ कि आप जो है, मैंने फिर से ऑब्जर्व किया था कि जो चैनल है मेरा उस पे 80 to 85% वो टाइम आता है मेरा जो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है बच्चे। तो यार एक टीचर को क्या चाहिए, देखो आपको इतना एफर्ट लगाया जा रहा है आपके लिए सारे क्वेश्चंस अरेंज करना, एक एक क्वेश्चन का फुल्ली एक्सप्लेनेशन, फिर भी बच्चा सब्सक्राइब नहीं करता है, इट्स नॉट ए गुड थिंग। ठीक है, समझ तो आप गए होंगे। तो बेटा पावर इन रजिस्टर। और दूसरी बात की वीडियो को आप ना ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें कि भाई हर बच्चे के पास पहुंचे ये ना, क्योंकि हर बच्चे को अभी नीड है इसकी, बहुत ज्यादा जरूरत है हर बच्चे के पास। ठीक है, तो पावर इन रजिस्टर निकाल लेते हैं कि किसी एक सर्किट के अंदर ना, मान लो यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ आपका ये एसी सोर्स है, आपका एसी आपको पता है क्या है, ई नोट साइन ओमेगा टी है। यहाँ पे भी सेम तरीका वही है कि जो आपका वोल्टेज होता है वो तो बेटा होता है ई नोट साइन ओमेगा टी, लेकिन जो करंट होता है इन केस ऑफ रजिस्टर दिस विल बी इन सेम फेज ना। करंट का एंगल क्या होता है बेटा, ओमेगा टी ही रहता है आपका ना। देखो यहाँ वहां पीछे वाले केस में इंडक्टर में माइनस पाई बाई टू था करंट के साथ, कैपेसिटर वाले में प्लस पाई बाई टू था, लेकिन यहाँ पे क्या है सेम फेज में है। तो फिर से मैंने वही डेरिवेशन करना है कि वर्क डन क्या हो जाएगा, ई आई डी टी पावर इंटू डी टी हो गया। ई आई की वैल्यू पुट करिए तो दिस विल बी ई नोट आई नोट साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर बन जाएगा। ये मैं डायरेक्ट लिखता हूँ बेटा, ठीक है। तो ई नोट आई नोट साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 आ गया इंटू डी टी। थोड़ा आगे बढ़ा दो इसको, ई नोट आई नोट बाई 2, ये 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डी टी। ये छोटा सा वर्क आ गया बेटा मेरे पास ना, इसको इंटीग्रेट कर दो आप, टोटल वर्क डन आ जाएगा। टोटल वर्क निकलते ही डिवाइड बाय टाइम कर देंगे, पावर बन जाएगी हमारे पास। तो 0 टू टी के लिए आपने क्या किया बेटा, ई नोट आई नोट बाई 2 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डी टी। तो बेटा ई नोट आई नोट बाई 2 आ गया हमारे पास। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी, इसको अलग अलग कर लेते हैं, डी टी माइनस ये बन गया बच्चे यहाँ 0 टू टी कोस ऑफ 2 ओमेगा टी डी टी। आपको पता है ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी क्योंकि एक होल इंटरवल के लिए पूरा ये क्या है, इसका इंटीग्रेशन 0 होता है। ई नोट आई नोट बाई ये बेटा टी आ गया, ये ओमेगा आ गया। तो वर्क अपॉन टाइम कर लेते हैं, दिस विल बी ई नोट आई नोट बाई 2। तो बेटा वर्क अपॉन टाइम क्या होता है, पावर होती है आपकी। तो जो एवरेज पावर इसमें स्टोर होती है, एवरेज क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि बेटा यहाँ पे ना टाइम के साथ ना करंट और वोल्टेज चेंजिंग है, एक प्रॉपर नेट पावर नहीं आएगी, क्योंकि वो क्या है इंस्टेंटेनियस पावर आएगी यहाँ पे ना, इसलिए हमने एवरेज पावर टर्म यूज किया है। दिस विल बी ई नोट आई नोट बाई 2। इसे मैं बेटा ऐसे लिख सकता हूँ, ई नोट बाई रूट 2 इंटू आई नोट बाई रूट 2। और ई नोट बाई आई रूट 2 होता है बेटा ई आर एम एस, और आई नोट बाई रूट 2 होता है बेटा
IRMS। तो एवरेज पावर हमारे पास आ गई ERMS इंटू IRMS। तो बेटा ये थी आज की वीडियो हमारी। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आप बेटा इसको प्लीज शेयर करें। थैंक यू सो मच।